ऑलराइट। हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू नॉवल बरचेस्टर टॉवर्स। ये नॉवल का नेम है बरचेस्टर टॉवर्स, ठीक है, बाय एंथनी ट्रॉलॉफ। ये इसका राइटर है, ठीक है, इसका नेम है एंथनी ट्रॉलॉफ। एंथनी ट्रॉलॉफ के बारे में अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो मैं ये साथ ही इसके जो है ना नीचे यहाँ पे मैं इसके बारे में लिखती जाऊंगी थोड़ा बहुत, ठीक है। आप चाहे तो अपना अपनी नोटबुक्स पे नोट करते जाएं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएं, ठीक है। तो बरचेस्टर टॉवर जो है एंथनी ट्रॉलॉफ ने लिखा। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1815 टू 19 सॉरी 1882, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड था। 1815 में ये पैदा हुआ और उसके बाद 1882 में इसकी डेथ हो गई थी। तो एक्सक्यूज मी मैम, यस। बहुत शोर आ रहा है आपकी। एक सही सेकंड। समझ नहीं आ रही, क्लियर वॉइस नहीं आ रही। ओके। तो एंथनी ट्रॉलॉफ के बारे में जो है कहा जाता है कि जो इसकी एज 67 ईयर्स की एज में इसकी डेथ हुई थी और इसकी जो एज थी वो विक्टोरियन एज थी, जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि 18th सेंचुरी में जो है यही एज जो उसमें आ जाती है, ठीक है, विक्टोरियन एज। ठीक है, विक्टोरियन एज का के इरा में ये इसकी एज थी। और इस एज में जो है ना इसको इस एज को कहा जाता है एज ऑफ चेंज, ठीक है। एज ऑफ चेंज कहा जाता है इसको। इसमें इसने चर्च के बारे में, उस टाइम पे चर्च के बारे में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे थे। चर्च पे लोग अपने पॉलिटिशियन पे ज़्यादा और सेल्फ इंटरेस्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं पीपल वर फोकसिंग देयर सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट देन चर्च, ठीक है। मतलब चर्च की जो चर्च से रिलेटेड जो उनके इंटरेस्ट था ना, उससे उनको पोस्ट चाहिए थी एज अ प्रीस्ट, एज अ डीन उनको पोस्ट चाहिए थी। उसी से रिलेटेड जो है वो उनका इंटरेस्ट था और उनका उनका ज़्यादा फोकस था कि हमें पोस्ट मिले या हम गवर्नमेंट में आए, बजाय इसके कि वो रिलीजन इश्यूज पे फोकस करें। उनका जो मेन इशू था वो ये था, ठीक है। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो वर्चेस्टर टॉवर है ये एंथनी ट्रॉलॉप की एक नॉवेल्स की सीरीज़ है, ठीक है। अम, जो एंथनी ट्रॉलॉप है ये एक पोस्ट ऑफिसर था, ठीक है। और अगर आप ये जो अभी हम पोस्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, ये इसने इन्वेंट किया था ना, ठीक है, इन्वेंटेड पोस्ट सिस्टम। इसके थ्रू मेल्स भेजी जा रही हैं आजकल एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो वो ये जो इन्वेंट पोस्ट सिस्टम चल रहा है ये इसने इन्वेंट किया था क्वीन विक्टोरिया के एज में, ठीक है। उसके बाद हम इसके बारे में और क्या कह सकते हैं कि ये इसने सीरीज स्टार्ट की थी क्रॉनिकल नॉवल, ठीक है। उसमें सीरीज थी और उसमें क्या आ जाता है कि वर्ड है क्रॉनिक। अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज़। क्रॉनिकल सीरीज में इसके नॉवेल्स आ जाते हैं। फर्स्ट है द वार्डन, ठीक है। ये फर्स्ट नॉवल था जो इसने चर्च की सीरीज पे स्टार्ट किया था। क्रॉनिकल नॉवल कहते हैं जो हिस्टोरिकल नॉवल होता है ना, जो हिस्ट्री बेस पे लिखा जाए और जिसमें रिलीजन इश्यूज होते हैं, उसमें ये आ जाता है क्रॉनिकल नॉवल। तो बरचेस्टर टॉवर्स वाज द सेकंड नॉवल ऑफ दैट सीरीज, ठीक है। उसके बाद थर्ड नॉवल आता है डॉक्टर थ्रॉन, डॉक्टर थॉर्न, ठीक है। उसके बाद है फ्रेमली, ये सब नॉवेल्स की डेट्स भी हैं। द वार्डन जो है
ये आप ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स आपके पेपर में आ जाता है कि जिन सीरीज़ पे इसने लिखा उन सीरीज़ को भी आप एक्सप्लेन करें। हो सकता है किसी तरह से रेफरेंस आ जाए, तो ये इसके जो है ना ईयर्स में साथ-साथ लिख रही हूँ। ये आप बेशक जो है ना वो ये आपको याद करना ज़रूरी है और ये साथ-साथ नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर थॉर्न लिखा गया था 1858 में और फैमिली पर्सनेज लिखा गया था 1861 में और देन फिफ्थ नॉवल था जो इस सीरीज में आता है वो है द स्मॉल हाउस ऑफ एट एलिंगटन। ठीक है, और ये पब्लिश हुआ था 1864 में। तो मैं अगर थोड़ी सी स्क्रीन छोटी करती हूँ तो आपको सारा क्लियरली नज़र आ जाएगा, सारे जो ये सीरीज़ हैं इसकी। ठीक है, ये क्रॉनिकल नावल की ये सारी सीरीज़ है। उसके बाद एक और आ जाता है इसमें नंबर 6 बस अपना माइक म्यूट कर दें, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो डिस्टर्बेंस हो गई उसकी वजह से। द क्रॉनिकल ऑफ बारसेट। ठीक है, द लास्ट क्रॉनिकल है, इसमें लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बारसेट और ये लिखा गया था 1867 में। तो ये है नॉवल की सीरीज़ जिसमें उसने चर्च इश्यूज़ पे लिखा था। प्लीज़ अपने नावल अपने सॉरी जो आपके माइक्स हैं वो म्यूट कर दें क्योंकि बीच में जो है डिफरेंट वॉइसेस आ रही हैं तो डिस्टर्बेंस होगी। नेक्स्ट हम फोकस करते हैं, आप कैरेक्टर्स पे चलते हैं। ठीक है, कैरेक्टर है सबसे पहले जो हमारे पास कैरेक्टर आता है वो है बिशप सॉरी बिशप ग्रांटले है। ठीक है, अच्छा बिशप ग्रांटले जो है ये करंट चर्च में, मैं ज़्यादा टाइप नहीं करूँगी क्योंकि जो है ना इसमें लिखने वाला बहुत ज़्यादा टाइप करते करते टाइम निकल जाएगा। तो बिशप ग्रांटले जो है ये करंट जो चर्च में एज अ डीन काम कर रहा है। होता ये था कि दो चर्च के अंदर दो जो है ना कह लें कि सेक्ट्स थे। ठीक है, टू सेक्ट्स इन द चर्च। फर्स्ट था प्रोटेस्टेंट्स और सेकंड था कैथोलिक। ठीक है, तो ये दो चर्च के जो दो जैसे हमारे मज़हब में सुन्नी हैं या वहाबी हैं, इस तरह के सेक्ट्स चल रहे हैं। इसी तरह से चर्च के अंदर दो सेक्ट्स थे, कैथोलिक था और एक प्रोटेस्टेंट था। तो बिशप जो है ये चर्च के अंदर डीन था, ये दोनों का हैंडल कर रहा था। कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट्स थे ये इसके अंडर थे। तो ये करंटली जब नॉवल स्टार्ट होता है तो ये एक जो है क्योंकि एजिड है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा बीमार है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है ना इसकी हालत इसकी इतनी है कि कह लें कि मरने वाला है। ठीक है, तो इसका एक बेटा है। ठीक है, यहाँ पे एजिड लिखा है। इसका एक बेटा है, अ, उसका नेम है आर्च डिकन। आर्च डिकन ये इसका बेटा है और इसको
अब इसको फ़िक्र ये है कि कोई जैसे कि इसको इसको ये है कि इसका बाप अब मरने वाला है, तो जो करंट गवर्नमेंट है, बिशप ग्रांटले की जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, इसके बाप की जो बीमार है, तो उसके अंदर इसके आर्च डीकन के बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं। इसके पास पॉलिटिकल रेफरेंसेस, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं। तो पॉलिटिकल रेफरेंसेस इज़ वन ऑफ द थीम्स, ठीक है। पॉलिटिकल रेफरेंसेस इस नॉवल के अंदर बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो इसके पास पॉलिटिकल रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, जिसकी बेस पे ये चाहता था कि ये अपने आप को अपनी बाप की सीट ले सकता है। तो इसकी कोशिश ये थी कि इसके बाप के मरने से पहले मौजूदा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्योंकि ख़त्म होने वाली थी, जैसे इमरान खान की हुकूमत है तो ये 5 साल बाद ख़त्म होगी अपना टाइम पीरियड कंप्लीट करके। इसी तरह से जो ग्रांटले की जो बिशप ग्रांटले की जो हुकूमत थी, ये एंड होने वाली थी। इसका जो टाइम पीरियड था ये कंप्लीट होने वाला था। तो उसकी जो करंट गवर्नमेंट थी उसके अंदर आर्च डीकन के बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रेफरेंसेस थे, जिसका उसको डर था कि अगर उसका बाप उस गवर्नमेंट के ख़त्म होने से पहले मर गया, क्योंकि गवर्नमेंट भी ख़त्म होने वाली थी और बाप की वो भी अपनी मौत के करीब था, उसका बाप भी। तो उसको ये फ़िक्र थी कि अपने बाप की जो है उसकी ज़िंदगी में ही अगर ये हुकूमत टूट जाए, तो वो उस जो है उसकी ले लेगा, सीट ले लेगा। लेकिन होता क्या है, उसको उम्मीद यही थी कि ये ग्रांटले की सीट ले लेगा। उसको बहुत नाज़ था कि मैं अपने बाप की सीट ले लूँगा और मैं हाई लेवल पे या हाई स्टेटस से बिलॉन्ग करूँगा। लेकिन हुआ ये कि अनफॉर्चुनेटली बिशप ग्रांटले की सडनली डेथ हो जाती है, ठीक है? और इसकी डेथ से पहले ही जो है ना वो हुकूमत टूट चुकी होती है। यानी कि इसका ये इरादा था कि इसका बाप जो है, इसकी जो हुकूमत है ये बाद में ख़त्म हो, ठीक है? और इसके मरने के बाद यानी कि हुकूमत लेट ख़त्म होगी, ये पहले मर जाए तो मैं वो सीट ले लूँगा। लेकिन होता क्या है कि हुकूमत फ़ौरन से वो टाइम जो है इसके डॉक्टर्स कहते हैं कि बिशप ग्रांटले फ़ौरन से मतलब अभी इसके पास कुछ ही दिन है। लेकिन होता क्या है कि इससे इसकी जो एलिमेंट है ये इसमें मंथ लग जाते हैं। मतलब इसकी ज़िंदा रहता है, काफ़ी महीने तक ज़िंदा रहता है। डॉक्टर के कहने के अकॉर्डिंग नहीं चलता कुछ भी। तो अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि गवर्नमेंट पहले ख़त्म हो जाती है और बिशप ग्रांटले अभी ज़िंदा रहता है। तो उसकी ज़िंदगी में ही उसकी पोस्ट ख़त्म हो जाती है और नई गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है। नई गवर्नमेंट के लिए जो उम्मीदवार थे या कैंडिडेट्स थे वो स्टार्ट हो जाते उनकी जो वोटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। तो आर्च डीकन का जो ये ख्वाब था कि मैं एज़ अ डीन बनूँ या मैं बिशप बनूँ, तो उसका ये ख्वाब अधूरा रह जाता है। ठीक है? अब आगे जो है वो आ जाता है कैरेक्टर। मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स के जो है ना वो इनको नंबरिंग करती जाती हूँ। ठीक है? ताकि मैं उनके बारे में जब कुछ लिखूँ, तो आपको पता चल जाए कि कैरेक्टर है ये और उसके बारे में बात हो रही है। तो उसके बाद अब थर्ड कैरेक्टर हैं, पहला मिस्टर प्रोडी। प्रोडी के आपको नेट पे भी अगर आप ढूँढेंगे ना तो आपको 2 स्पेलिंग मिलेंगे। एक मिस्टर प्रोडी जो मैंने अभी लिखा और एक मिस्टर प्राउडी ये वाला। दोनों की प्रोनाउंसिएशन ये प्रूडी होगी। ठीक है? तो होता क्या है कि मिस्टर प्रूडी एक कह लें कि हैंड पैक्ड हस्बैंड है, जो कि अपनी जो है ना वाइफ की बात सुनता है। हैंड पैक्ड उसको कहते हैं जो अपनी वाइफ के पीछे चलता हो या उसकी सुनता हो ज़्यादा। इसकी वाइफ जो है मिसेस प्रूडी, वो हर चीज़ अपने लिहाज से करती है, अपने हाथों में जो है ना वो रखती है। अपने हस्बैंड को ज़्यादा वो महत्व नहीं देती है और सारा कुछ अपने उसके हाथ में होता है, ठीक है? इसको मैं नेक्स्ट पेज में लेके जा रही हूँ क्योंकि इनके बारे में अब फर्दर डिटेल्स आ रही हैं। ओके, तो ये इनको मैं इरेज़ कर रही हूँ नीचे से। तो मिस्टर प्रोडी जो है ये एक हैंडपैक्ड हस्बैंड है और इनके साथ अब जो ये बिलॉन्ग करते हैं मिस्टर प्रूडी और मिसेस प्रूडी, ये बिलॉन्ग करते हैं जिसको जो मैंने आगे बताया कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इनमें से ये न्यू जो है ना ये ओल्ड चर्च से बिलॉन्ग करते हैं, जिसको आप कहते हैं कि कह सकते हैं आई थिंक प्रोटेस्टेंट्स हैं, ठीक है? और ये जो प्रोटेस्टेंट्स हैं ना वो मिसेस प्रूडी चाहती क्या है, अब मैं ये इसके जो है ना क्वालिटीज़ बता रही हूँ या जो भी अच्छी या बुरी क्वालिटीज़ हैं। ये रिफाइनमेंट चाहती है, ये रिफाइंड चर्च चाहती है कि जो पुराना चर्च है, जो ओल्ड चर्च जिसको
रोमन कैथोलिक कहा जाता है, उसमें ये अपने आप को मॉडर्न जो है ना वो समझते हैं, मॉडर्न या न्यू चर्च कहते हैं अपने आप को, ठीक है, और बिलोंग करते हैं ये प्रोटेस्टेंट से, ठीक है, ये इनका है सेक्ट प्रोटेस्टेंट। तो ये अपने आप को मॉडर्न और न्यू समझते हैं और ये चाहती है मिसेस ब्रॉडी के एक रिफाइंड टाइप का चर्च हम अपने लिहाज से उसको रिफाइन करें, ठीक है। और ये किस टाइप की औरत है कि ये जो है वो इनका ये जिस चर्च से ये बिलोंग करते हैं ना उसको लो चर्च भी कहा जाता है, ठीक है, लो चर्च। तो होता ये है कि इसका अब एक बंदा है, ये बन जाता है मिस्टर प्रॉडी को बना दिया जाता है डीन, ठीक है, मिस्टर प्रॉडी को डीन बना दिया जाता है या आप कह लें कि बिशप न्यू बिशप बना दिया जाता है चर्च का, ठीक है। तो ये सिलेक्ट करता है ये मिसेस, अब ये मिसेस प्रूडी पे डिपेंड करता है हर बात को लेके। तो मिसेस प्रूडी क्या करती है कि अपने अपना एक चैपलन जो है ना बना लेती है, चैपलन, उसका नाम होता है मिस्टर स्लो, स्लो, ठीक है। तो स्लो का ये फोर्थ कैरेक्टर है। मिस्टर स्लोप जो है अब इतना उसका मिसेस प्रूडी के बगैर एक कदम भी वो जो नहीं चलता, लेकिन अब मैं मिस्टर स्लोप की पहले कुछ क्वालिटीज आपको बता दूं। ही वांट्स टू बी रिच, ठीक है, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर इसकी एक और मैं साथ कॉमा लगा के ना साथ लिख देती हूँ वरना पेज बड़ा हो जाएगा। फिर ये एक करप्ट इंसान है, ठीक है, डिसऑनेस्ट है, इसके पास जो है इसको सेक्सुअल जो है ना ये सेक्सुअल अट्रैक्शन इसकी बहुत ज़्यादा है औरतों के मामले में, रोमांटिक टाइप के इसके थॉट्स हैं, ठीक है, और चर्च की ड्यूटीज़ के लिए बहुत अनफिट है, ठीक है, अनफिट फॉर चर्च ड्यूटीज़। लेकिन मिसेस स्लोप ने इसको अपना चैपलन बना दिया है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मैम मिसेस चैपलन क्या होता है? चैपलन कहते हैं जैसे पटवारी नहीं होता या कोई असिस्टेंट हो गया, ठीक है, जिसके मशवरे से जैसे कोई बादशाह है तो उसका एक वजीर होता है। इसी तरह से चर्च के जो बिशप्स हैं ना, जो चर्च को चलाते हैं या डीन चलाते हैं, उनके अंडर एक ऐसा बंदा उन्होंने रखा होता है जो उनकी हेल्प करता है, जो उनको मशवरे देता है या फिर उसको अपने तरीके से ये अपने ऑर्डर्स देते हैं जिनको वो पूरा करता है, ठीक है। तो ये ही वॉज वन ऑफ देम। तो मिस्टर स्लोप को जो है ना इसने हायर किया मिसिस प्रोडी ने। तो मिसिस प्रोडी अब इससे हर अपना काम निकलवाती थी। तो इसने क्या किया कि इसको जब चूज़ किया गया, ये हैंड पैक मैं नीचे से रिमूव कर रही हूँ, ये मिस्टर प्रोडी के कैरेक्टर में आता है। तो अब इसको जो है इसने जब सिलेक्ट किया गया तो इसने एक अपनी जो है ना वो स्पीच थी। तो स्पीच के अंदर इसने क्या कहा कि इसने स्पीच के अंदर क्रिटिसाइज किया दूसरा जो चर्च था उसको, क्रिटिसाइज किया, क्रिटिसाइज्ड अदर चर्च जो कि कैथोलिक था, ठीक है। और इसके साथ इसने क्रिटिसाइज किया ग्रांटले को, ग्रांटले को और उसका एक जो ग्रांटले का जो फादर है, सॉरी, इसके फादर का जो एक दोस्त था उसका नाम था मिस्टर हार्डिंग, उसको भी इसने किया था। मिस्टर हार्डिंग इज अनदर कैरेक्टर, ठीक है। मिस्टर हार्डिंग को भी इसने क्रिटिसाइज किया। अब मिस्टर हार्डिंग अब जो आर्च डिकन है ना वो ये फादर इन लॉ है या फादर इन लॉ ऑफ आर्च डिकन, जो कि बिशप ग्रांटले का बेटा है, ठीक है। तो ये इसकी बेटी जो है मिस्टर हार्डिंग की जो बेटी है इससे शादी हुई है आर्च डिकन की, जिसका नाम इसकी वाइफ का नाम है सूजन, ठीक है। मिस्टर हार्डिंग की दो बेटियां हैं, डॉटर्स, एक है सूजन और दूसरी का नेम है एलिनर।
ठीक है। अब एलिनर जो सूज़न है इसकी शादी आर्चडिकन से हुई है और जो एलिनर है इसका नेम फुल जो है वो एलिनर गोल्ड है, जो कि ये भी एक अदर कैरेक्टर है, दूसरा डिफरेंट कैरेक्टर है। लेकिन मैं पहले मिस्टर हार्डिंग की आपको बता दूँ कि मिस्टर हार्डिंग एक वार्डन है चर्च में, ठीक है? वार्डन इन द चैरिटी डिपार्टमेंट ऑफ चर्च, ठीक है? चर्च। तो चर्च के अंदर जो चैरिटी डिपार्टमेंट है वहाँ के अंदर उसके अंदर ये वार्डन है और वहाँ पे इसकी ड्यूटीज़ जो है वो ये सब कर रहा होता है। लेकिन क्या होता है कि मिस्टर स्लोप जो है इसको धोखा दे, जब मिस्टर स्लोप को चैप्टन मुकर्रर कर दिया जाता है तो मिस्टर स्लोप इसको वहाँ से उसकी ड्यूटी से हटा देता है और क्या करता है कि वहाँ पे एक स्कैंडल चलता है अगेंस्ट हिम, यानी कि ये हार्डिंग के अगेंस्ट है, ठीक है, स्कैंडल। और उसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि ये हाई सैलरी ले रहा है, ठीक है। वो कहते हैं कि ही इज टेकिंग द डबल पैकेज ऑफ सैलरी, ठीक है, डबल पैकेज ले रहा है। यस जैनब, कुछ पूछना चाह रही हैं आप? टेकिंग डबल सैलरी। जैनब ग्रुप में भी मैसेज कर रही है, शायद उसको आवाज नहीं आ रही मैम, तो वो देख लें आप। आई डोंट नो यहाँ पे वॉइस इशू क्यों आ रहा है, लेट मी हैंडल इट। यस मैम ये इनोसेंट और पोलाइट ऑनेस्ट ये मतलब किसकी क्वालिटीज है? इनोसेंट एक यानी कि ये मिस्टर हार्डिंग का है ना। अच्छा अच्छा, हाँ जी, ठीक है। ये आई थिंक फिफ्थ कैरेक्टर है, ठीक है। मिस्टर हार्डिंग है और ये इसकी डॉटर्स के नेम ये लिखे हुए हैं और ये इनोसेंट है, पोलाइट, ऑनेस्ट और ऐसा बंदा है जो लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा है अवॉइड्स ठीक है। फाइट्स, ठीक है। तो ये वार्डन है, चैरिटी डिपार्टमेंट है जो चर्च का, वहाँ पे ये वार्डन था। लेकिन इसके अगेंस्ट जो डबल सैलरी का इस पे इल्ज़ाम लगा कि डबल सैलरी ले रहा है, तो इस पे ये स्कैंडल चला, तो उसकी वजह से इसने बेहतर यही समझा कि मैं रिज़ाइन दे दूँ, ठीक है। इसने रिज़ाइन दे दिया। अब मिस्टर स्लोप के पास एक और बंदा था जिसने इसको हायर किया, वो उसका नेम था ठीक है। मिस्टर क्यूफल को वो हायर करना चाहता था क्योंकि उसके पास मिस्टर क्यूफल के लिए रेफरेंस आया था, पॉलिटिकल रेफरेंस था इसके पास मिसिस प्रूडी का। मिसिस प्रूडी के कहने पे मिस्टर स्लोप ने इसको हायर कर लिया और इसके 14 बच्चे थे, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। 14 चिल्ड्रन थे इसके। और ये बहुत कह लें कि वो आया पॉलिटिकल रेफरेंस के साथ था, लेकिन बहुत अच्छा इंसान था, मतलब करप्ट नहीं था, ठीक है, ठीक था, मतलब इसको नेगेटिव वे में आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब मिस्टर हार्डिंग क्या है, वो रीजॉइन करना चाहता है, ठीक है। अब इसी के करेक्टर में मैं फर्दर लिखूंगी, ही वांट्स टू रीजॉइन, उसे अपनी पोस्ट वापस चाहिए मिस्टर हार्डिंग को। लेकिन होता क्या है कि मिस्टर स्लोप उसको ऑफर करता है, ठीक है। मिस्टर स्लोप ऑफर्ड हिम जॉब अगेन विद सम ड्यूटीज, ठीक है। अब वो ड्यूटीज कौन सी होती हैं, वो उसे कहता है कि तुमने चर्च भी संभालना है और तुमने चर्च का स्कूल भी संभालना है, ठीक है। ये मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, आपने इसको जो है ना एक्सप्लेन खुद ही कर लेना है, साथ लिख लेना है कि ड्यूटीज ऑफ चर्च हैं, तो चर्च का ही स्कूल है, ठीक है, कोई जो आम स्कूल होते हैं ना वो नहीं है। तो उसने कहा कि तुम्हें चर्च भी संभालना है, तो चर्च का जो एक अलग सा स्कूल बनाया गया है, जैसे मस्जिद के साथ मदरसा होता है
बनाया जाता है तो इसके 2 इंस्टीट्यूशंस हो जाते हैं। तो इसी तरह से चर्च के साथ चर्च का एक स्कूल था, तो उसने कहा कि तुमने इसको चर्च को भी सँभालना है, स्कूल को भी सँभालना है और पेज़ जो डेली बेसिस पे होती है ना, वो भी तुम्हें हैंडल करनी है। टू हैंडल पेज़ ऑन डेली बेसिस, ठीक है? तो यानी कि जितने लोगों की वो पेज़ वगैरह हैं या जो भी लेन-देन का मामलात हैं, वो इसने सँभालने हैं डेली बेसिस पे। तो अब वो बूढ़ा इंसान था, एजेड था मिस्टर हार्डिंग, तो उसने कहा कि मैं इतनी ड्यूटीज़ नहीं सँभाल सकता, तो उसने मना कर दिया। तो उसके बाद मिस्टर कोएपर को इसके लिए हायर कर लिया गया, ठीक है? इतना आई होप आप सबको समझ आ गया, ठीक है? इसके बाद अब 2 पार्टीज़ बन गए हैं, ठीक है? जिसमें मिस्टर हार्डिंग और ये जो उसका सन इन लॉ है आर्चडिकन ग्रांटले और उसकी फैमिली, और दूसरी पार्टी है मिस्टर प्रूडी और मिसेस प्रूडी, और इसमें स्लोप मिस्टर स्लोप का जो है ना वो शामिल है, ठीक है? अब होता ये है कि जो एक जो एलिनर बोल्ड है, अब उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 7th कैरेक्टर है हमारे पास बोल्ड का, ठीक है? तो शी इज़ अ विडो, ठीक है? हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, इसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और इसका जो हस्बैंड था बहुत ही अमीर था, तो उसी का नाम जो है ना इसके नाम के साथ आता है बोल्ड। इसने हटाया भी इसीलिए नहीं है क्योंकि उसकी दौलत इसके नाम होगी, तो इसको वो दौलत चाहिए थी, तो वो ये एलिनर बोल्ड के नाम से ही रह रही है। और ये जो इसकी सिस्टर है, इसकी जो सिस्टर इन लॉ है, यानी कि इसके हस्बैंड की जो सिस्टर है, हस्बैंड, ठीक है, उसका नेम है मैरी बोल्ड, भी इसके साथ रह रही है और इसकी डॉटर है, ठीक है? डॉटर सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड मैरी बोल्ड, ठीक है? इनके साथ ये रह रही है। अब इसके करैक्टर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये भी जो है वो एक ऐसी लड़की है जो कह लें कि सेक्सुअली अट्रैक्ट करती है मर्दों को अपनी तरफ, ठीक है? सेक्सुअली अट्रैक्ट करती है, यहाँ पे मैंने लिखी हूँ, ठीक है? सेक्सुअली अट्रैक्ट करती है अपने मर्दों को अपनी तरफ, और इसका जो है ना जो मैम ये मिस्टर स्लोप, हाँ जी? आप मैरी की बात कर रही हैं या उसकी बेटी की बात कर नहीं, रही हैं? मैं एलिनर बोल्ट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? जो कि एक विडो है, ठीक है? शी इज़ लिविंग विद हर डॉटर एंड सिस्टर ऑफ हर हस्बैंड, जिसका नेम है मैरी बोल्ट, ठीक है? ठीक है। तो मैरी बोल्ट का जब मैं करैक्टर अगर उसके बारे में मैं कुछ लिखूँगी ना, तो मैं इसका करैक्टर इलादा से लिखूँगी, ठीक है? मेंशन करूँगी नीचे, ओके? तो अब क्या होता है कि एलिनर बोल्ट जो है, उसमें मिस्टर स्लोप को पता चलता है कि ये अमीर है, ठीक है? और इसके पास पैसा है, तो मिस्टर स्लोप को ऑलरेडी पैसा चाहिए होता है और ऐसी औरत चाहिए होती है जो अमीर कबीर हो। तो मिस्टर स्लोप जो है ना ही ट्राइड टू अप्रोच हर, ठीक है? अब क्या होता है, दोनों का अफेयर चलने लग जाता है यहाँ पे, ठीक है? और एलिनर बोल्ड में वो अपना इंटरेस्ट शो करता है और दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। अब इसमें आर्च डिकन जो है, आर्च डिकन जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ठीक है? जो बिशप ग्रांटले का बेटा है, ठीक है? कहाँ गया? यस, आर्च डिकन जो कि बिशप ग्रांटले का बेटा है और सन इन लॉ है मिस्टर हार्डिंग का और सूजन का हस्बैंड है, ठीक है? यहाँ पे देखिए मिस्टर हार्डिंग की 2 बेटियाँ हैं, सूजन है और एलिनर बोल्ड है। तो सूजन उसकी वाइफ है आर्च डिकन की, तो एलिनर बोल्ड उसकी ऑब्वियसली साली हुई, ठीक है? जिसको सिस्टर इन लॉ भी कहते हैं। तो आर्च डिकन ने एलिनर बोल्ड को मना किया, ठीक है? एलिनर बोल्ड को मना किया कि तुम मिस्टर स्लोप के पीछे ना जाओ, वो बहुत ही जो है वो ग्रीडी पर्सन है, और उसके बारे में उसने सारा कुछ बताया, लेकिन एलिनर बोल्ड ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने कहा कि तुम अपने काम से काम रखो, मुझे मेरे बारे में जो बेहतर है मैं वही करूँगी और मुझे पता है कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब वो उसके मामला से हट गया आर्च डिकन। तो अब उसने क्या किया कि अच्छा, अब एक स्टोरी नए मोड़ पे जाती है कि नेक्स्ट एक कैरेक्टर है मिस्टर स्टैनहोप। स्टैनहोप जो है एक बंदा है, इटली में रहता है, लेकिन जो है ना चर्च का जो डीन है, उससे पहले मैं एक और कैरेक्टर लिखती हूँ।
डीन ऑफ चर्च है, उसका नेम है मुझे ना अभी उसका नेम याद नहीं आ रहा। उसमें उसका नेम बहुत ही कम दिया गया है, लेकिन मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ डीन ऑफ चर्च। तो इधर मिस्टर मिस्टर थॉर्न उसका नेम है। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि चर्च में काम करने वाले बहुत ज़्यादा प्रीस्ट हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ड्यूटीज़ दी गई हैं, जो इस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि ये सारे जो सैलरीज ले रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, इनकी एक मीटिंग रखी जाए। तो वो क्या करता है, ही थ्रोस अ मीटिंग ऑफ प्रीस्ट, ठीक है, थ्रोस अ मीटिंग प्रीस्ट। उसमें सारे प्रीस्ट आते हैं, ठीक है, और इस मीटिंग में जो है वो उसने उन सबको बुलाया होता है जो जो इस चर्च से बिलोंग करते हैं। ये भी जो मिस्टर स्टैनहोप का कैरेक्टर है, ये भी चर्च से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका नेम इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है बिलोंग्स टू चर्च बट लिविंग इन इटली, ठीक है। ये भी चर्च से बिलोंग करता है लेकिन इटली में रह रहा है, ठीक है। अब एक जो मीटिंग थ्रू की जा रही है उसके बारे में पहले सबको मैसेज दिया जाता है कि ये मीटिंग फलां दिन है और यहाँ पे हर किसी ने आना है, जो भी चर्च से सैलरी ले रहा है वो सब ने आना है, यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। तो मिस्टर स्टैनहोप को पता चलता है कि वो, क्योंकि वो इटली में है तो उसे पता चलता है कि मीटिंग होने वाली है और उसमें इसका जाना ज़रूरी है। तो वो क्या करता है कि जो उसको उस क्योंकि उसे वापस आना पड़ता है, आई थिंक ये इंग्लैंड में है, ठीक है, सेटिंग। तो उसको वापस आना पड़ता है, अपनी दो उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं इसके यहाँ पे पहले का नाम है शार्लोट। इसको चार्लोट नहीं पढ़ना, शार्लोट जहाँ जहाँ पे भी आएगा ना, जिस नॉवल के अंदर आपने पढ़ा है उसके अंदर ये शार्लोट ही आएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन। सेकंड है उसका बेटा है ये बैटी। बैटी का फुल नेम मैं आपको सेंड कर दूंगी यहाँ पे। इसका जो है ना वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा इसका नेम है। तो बैटी जो है ना, एक मैं वन बाय वन इसका लिख देती हूँ। चार्लोट जो है एक क्लेवर टाइप की लड़की है, बहुत ज़्यादा क्लेवर और होशियार और हिपोक्रेट भी है। हिपोक्रेट है और कह लें कि ये भी जो है ना अट्रैक्ट करती है, मर्दों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अच्छा, बैटी के बारे में आते हैं। बैटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही आवारा टाइप का लड़का है, ठीक है, जिसको कोई होश नहीं होती, मतलब बहुत ही नासमझ, जिसको कहते हैं ना सिली कह सकते हैं आप, ठीक है। इतना सिली कि इसको कोई अक्ल नहीं होती, ठीक है। इसके पास जो है ना ही हैज लैक ऑफ इंटेलिजेंस, क्योंकि जब ये बहुत बेवकूफ़ों वाली हरकतें करता है और इसको जो है ना वो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना एबनॉर्मल, जो मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप ये इसके बारे में लिख सकते हैं कि ही इज़ नॉट मेंटली स्ट्रांग, नॉट मेंटली। तो उसकी वजह से ये बहुत जो है ना ये गलत हरकतें भी करता रहा है बीच में। क्या करता है इसका एक दो इसके जो है ना वो आगे आएगा, लेकिन फिलहाल हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। इसकी और बेटी है मैडलाइन, इसका नेम है, ठीक है। ये इसकी बेटी है मिस्टर जो स्टैनहॉप ऊपर आ रहा है ना, ये इसके 3 बच्चे हैं, चार्लोट है, बैटी और मैडलाइन। चार्टी लड़का है, सॉरी बैटी लड़का है, चार्लोट लड़की है और मैडलाइन भी एक गर्ल है, ठीक है। अब मैडलाइन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही बोल्ड टाइप की लड़की है, जो जो है ना ये भी व्हील चेयर पे है। इसको जहाँ पे भी लेके जाते हैं ना सोफे पे बिठा के लेके जाते हैं, क्योंकि इसके हस्बैंड ने जो है ना इसको बहुत ज़्यादा मारा होता है। ये क्या कह रहे हैं कि इसको जो है ना उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन हस्बैंड अब्यूज कर, ठीक है। उसने इसको इतना अब्यूज़ किया है, अब्यूज़ करने का मतलब ये है कि इतना मारा है उसकी ज़िंदगी में कि
वो इतनी एबनॉर्मल हो गई है, मतलब मजबूर हो गया बिल्कुल। उसका जो है ना ये इतनी हिम्मत नहीं उसमें कि वो अपने पैरों पे खड़ी तक हो सके। लेकिन इस ये खूबसूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। शी इज़ ब्यूटीफुल, ये आप कह सकते हैं। इसकी ब्यूटी अट्रैक्ट करती है मिस्टर स्लोप को। कैसे करती है ये हम थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ब्यूटीफुल है लेकिन ये सेक्सुअल वे में भी आती है, ठीक है, सेक्सुअल भी है। तो इसके कैरेक्टर में ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। तो मैडलन का ये हो गया कैरेक्टर। तो बात आ जाती है वही पार्टी की जो उसने मिस्टर थ्रॉन ने ये मिस्टर थॉर्न जो कि डीन है चर्च का, इसने पार्टी थ्रो किया, इसके अंदर सबको बुलाया है और मिस्टर स्टैनहॉप अपने तीनों बच्चों को लेके इटली से इंग्लैंड आ जाता है वो पार्टी अटेंड करने के लिए। अब पार्टी अटेंड होती है और पार्टी के अंदर जो मिस्टर स्लोप है उसकी मुलाकात होती है मैडलाइन के साथ। मैडलाइन जो है वो भी उसकी ये कोशिश होती है कि मेरे साथ कोई शादी कर ले, क्योंकि इसके पास भी पैसा है, अमीर है और ब्यूटीफुल भी है। तो जो मिस्टर स्लोप है वो इसको भी अप्रोच करना शुरू कर देता है सीक्रेटली, ठीक है। अप्रोच कर सीक्रेटली। अब मिस्टर स्लोप क्या करता है, मिस्टर स्लोप ऑलरेडी एलिनर बोल्ड को सीक्रेटली जो है वो उसके साथ रिलेशन में है, ठीक है, और मैडलाइन के साथ भी। लेकिन इसका जो सीक्रेट रिलेशन है एलिनर बोल्ड के साथ, उसकी वजह से मैडलाइन से मिलने से पहले एलिनर बोल्ड के साथ वो था, तो एलिनर बोल्ड के साथ शादी करना चाहता था। तो उसने क्या किया, उसने मिस्टर हार्डिंग को भी मक्खन लगाना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें पोस्ट दे दूंगा, तुम्हारी वापस दे दूंगा, जिस तरह से तुम कहोगे हम कर लेंगे वगैरह वगैरह। उसको मक्खन लगाना शुरू कर दिया। और जब पार्टी थ्रो की गई तो मैडलाइन के साथ इसने ऐसा करना शुरू कर दिया। तो इन दोनों के साथ चलते चलते मिसिस और मिस्टर और मिसिस पूरी को पता चल जाता है कि मिस्टर स्लोप जो है इस तरह की हरकतें कर रहा है, ठीक है। यस हाँ जी, कोई पूछना चाह रहे हैं कुछ? नो मैम। अच्छा, ठीक है। तो जो है ना पार्टी शुरू होने से जो पार्टी शुरू होती है जो थ्रो की जा रही थी पार्टी से पहले, क्योंकि स्टैनहोप अपने बच्चों के साथ आ जाता है, तो मैडलाइन से स्लोप की मुलाकात होती है और इस तरह से उनकी कोर्टशिप स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर और मिसेस क्रूडी को पता चल जाता है, जो कि लोग चर्च से बिलोंग करते हैं और जिनके हाथ में करंट बिशप जो करंट इंचार्ज है गवर्नमेंट का या चर्च का, ठीक है, वो उनको पता चल जाता है मिस्टर स्लोप की हरकतें। तो मिसिज क्रूडी क्या करती है, मिस्टर स्लोप को डिसमिस कर देती है उसके जो उसकी ड्यूटीज हैं उससे, ठीक है। तो मिस्टर स्लोप को वो डिसमिस कर देती है और उसके बाद जब पार्टी थ्रो की जाती है तो क्या होता है कि मैडलाइन से वो जो है ना ये जो मिस्टर स्लोप है ये बात कर रहा होता है या उसके साथ जो है ना वो फिजिकल होने की कोशिश कर रहा होता है उस पार्टी के अंदर किसी सीक्रेट कह लें कि रूम में या एक साइड पे, ठीक है। और वहाँ पे वो इससे बात कर रहा होता है खड़े होके और इसकी हरकतें जो है ना वो एलिनर बोल्ड देख लेती हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया और इस तरह से, और मैडलाइन और दोनों की समझ आ जाती है कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है। तो वो दोनों ही इसके साथ अपना रिश्ता तोड़ देती हैं। और जो क्या नाम है इसका, एलिनर बोल्ड, ठीक है, इन पार्टी मैं लिखूंगी एलिनर बोल्ड स्लैप्स मिस्टर स्लो। उस पार्टी में उसकी हरकतें देख के उसे वो सुनाती भी है और उसे थप्पड़ मार के वहां से चली जाती है, ठीक है। तो मिस्टर स्लोप क्या करता है, मिस्टर स्लोप आफ्टर दैट मिस्टर स्लोप वेंट टू लंदन। क्योंकि उसके पास पोस्ट भी नहीं रहती है, उसकी वो जो चैपलन की है, ठीक है, उसके पास वो पोस्ट भी नहीं रहती और दोनों लड़कियां भी इसको जो है वो छोड़ जाती हैं। तो वो लंदन चला जाता है। वहाँ पे जाके वो क्या करता है कि उसकी एक फ्रेंड की विडो होती है, उसकी जो है ना हस्बैंड की उसके वो सॉरी उसके दोस्त की डेथ हो चुकी होती है और उसकी बीवी जिंदा होती है। उस विडो से जाके वो शादी कर लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमीर होती है, तो उससे जाके शादी कर लेता है, वहाँ पे जाके सेटल हो जाता है। तो ये उसका यहाँ पे मिस्टर स्लोप का एंड हो जाता है। यहाँ पे कैरेक्टर इसका दोबारा अब नहीं आता। फिर आ जाती है बात, एक और है कैरेक्टर यहाँ पे, मिस्टर एरविन। मिस्टर एरविन जो है ऑक्सफोर्ड
क्वालिफाइड है, बहुत ही एक पढ़ा लिखा इंसान है, सेंसिबल है, ठीक है। मिस्टर स्लोप के जाने के बाद मिस्टर प्रूडी और मिसेस प्रूडी की जो हुकूमत है वो खतरे में आ जाती है, क्योंकि डीन की भी डेथ हो जाती है और इनका भी कोई उनकी मानने वाला या सुनने वाला वहाँ पे रहता नहीं है। तो क्या होता है कि मिस्टर हार्डिंग की ऑनेस्टी और उसकी काइंडनेस को देखते हुए उसको जो है ना मिस्टर प्रूडी की मिस्टर हार्डिंग की काइंडनेस और उसकी पोलाइटनेस को या उसकी ऑनेस्टी को देखते हुए उसको ये जो ऑफर किया जाता है, जो वार्डन की जो पोस्ट है वो उसको की जाती है, ऑफर की जाती है, और वो इनकार कर देता है और वो कहता है कि आप जो है वो और जो आर्च डिकन हैं वो दोनों मिलके मिस्टर एरविन को बना देते हैं प्रीस्ट, ठीक है, यानी कि वो वार्डन बना देते हैं। सॉरी, इसको जो है ना सीट मिल जाती है। सॉरी, ये जो चर्च के डीन की डेथ होती है मिस्टर थॉर्न की, उसके बाद जो चर्च का डीन बनने के लिए जो है ना गवर्नमेंट के अंदर वोटिंग होती है, वोटिंग में नाम दिया जाता है ग्रांटले का और मिस्टर हार्डिंग का, लेकिन वो दोनों ये पोस्ट लेने से इनकार कर देते हैं। शायद उनको जो ग्रांटले है उसको अपने होगा एहसास होगा कि मुझे इस सियासत में नहीं आना चाहिए, या ऐसा कि उसके कुछ पर्सनल इश्यूज थे, तो उसने इस फील्ड में आने से मना कर दिया। तो मिस्टर एरविन एक क्वालिफाइड बंदा था, तो इसको इन दोनों ने मिल के जो है ना ऑफर कर दी। ही वॉज ऑफर्ड ऑफ डीन बाय ग्रांटले, यानी कि आर्च डिकन ग्रांटले और मिस्टर हार्डिंग, ठीक है। इन दोनों ने इसको मिलके मिस्टर एरविन को जो है ना वो डीन बना दिया, जो चर्च का डीन है, ठीक है, सीट ऑफ डीन, उनके चर्च का डीन। ओके, यहाँ पे ऑलमोस्ट एंड हो जाता है तकरीबन के, जिसमें सारी जो सेटिंग है चर्च की वो उनको मिल जाती है, जो डीन है उनका एक ऑनेस्ट डीन उनको मिल जाता है मिस्टर एरबिन की सूरत में, और जो वार्डन की जो पोस्ट है वो भी ऑलमोस्ट जो है ना वो हार्डिंग को ऑफर कर दी जाती है, और वो कहता है कि नहीं, अभी जिसके पास है उसको ही दी जाए। मिस्टर क्वारफुल जो है वो एक ऑनेस्ट और काइंड बंदा होता है, तो वो कहता है कि वो अपनी ड्यूटी ठीक तरह से कर रहा है तो मैं उसकी हेल्प कर दूंगा। तो मिस्टर हार्डिंग जो है इसी में खुश हो जाता है कि मैं मतलब उसकी हेल्प कर दूंगा, मैं एजड हो चुका हूँ और मैं इसको जो है वो फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इनका यहाँ पे हो गया एंड। फिर चलते हैं जो कैरेक्टर है शार्लोट का, जो कि डॉटर है उसकी मिस्टर हार्डिंग की। तो वो क्या करती है, अपनी जो है ना वो शी आस्क्स ब्रदर, उसका जो भाई है जिसका नेम है बैटी, उसे कहती है कि तुम प्रपोज करो एलिनर को। वो उसे कहती है कि एलिनर बोल्ड को प्रपोज करो, क्योंकि वो बेशक एक विडो है लेकिन उसके पास पैसा बहुत है, पावर है, स्टेटस है, तो तुम उसे प्रपोज करो, उससे शादी कर लो। तो जो बैटी है वो क्या करता है, वो शार्लोट के पास जाता है और उसे जाके कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और ये जो है मेरी बहन का मुझसे कहना है, शार्लोट का कहना है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँगा तो मैं सेटल डाउन हो जाऊँगा और मेरे पास पैसा भी आ जाएगा, पावर भी आ जाएगी, और तुम्हारी खूबसूरती भी मुझे मिल जाएगी। तो एलिनर बोल्ड ये सारी बातें सुन के, क्योंकि बैटी बहुत ही नासमझ और सिली और बेवकूफ़ होता है, तो एलिनर बोल्ड को ये सारी बातें सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है, और वो जो है उसे कहती है कि मतलब उसे मना कर देती है, और उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि लाइक इसने जो है मुझे अच्छी तरह से जानती है मेरे बारे में, और मुझे इसे पता है कि मुझे मिस्टर स्लोप ने डिसीव किया है, इसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रही है। तो उस वजह से फिर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है, रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो ये जो है यहाँ पे आप कह लें कि एंड है इस नॉवल का, यहीं पे एंड हो जाता है। इसके अलावा फर्दर कोई इसकी स्टोरी जो है वो मतलब उस तरह से कंक्लूड नहीं होती है, वही चर्च की जो ड्यूटीज़ हैं उस पर ज़्यादा फोकस होता है। और दैट्स ऑल फॉर दिस नॉवल, अबाउट द समरी ऑफ दिस नॉवल, ठीक है।
तो अब आप अपने माइक्स अनम्यूट करें और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जहाँ भी आपको ना समझ आएंगे। मैम इसकी प्रॉपर एंडिंग क्या थी फिर? इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड। ओके, एलिनर जो है ना एट द एंड ऑफ नॉवल, क्योंकि वो उसको डिसीव किया जाता है तो वो शादी कर लेती है एरविन से, जो कि न्यू डीन है ना, मिस्टर एरविन। ठीक है, यहाँ पे मैंने करेक्टर लिखा था मिस्टर एरविन का। यस, मिस्टर एरविन जो एट द एंड ऑफ नॉवल आप कह सकते हैं, ऑफ नॉवल। ओके, ये इस इवेंट के बाद होता है जब एलिनर को जो है ना वो बैटी की बातें वो सुनती है ना, तो उसके बाद वो रोते हुए चली जाती है। तो आफ्टर दैट शी मैरिड डीन चर्च, मिस्टर एरविन। ठीक है, तो ये दोनों की एंड पे दोनों की शादी हो जाती है, दोनों अपनी लाइफ में सेटल हो जाते हैं। तो ये है मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी, आवाज नहीं आ रही? आ आपकी रही आवाज है। क्लियर नहीं आ रही। सबको नहीं आ रही है या सिर्फ आपको? मुझे आ रही है। नहीं अभी ठीक है, पहले पहले क्लियर नहीं थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो समझ आ गई है, ये सारा नॉवल था और कंक्लूजन यहाँ पे होता है कि शार्लोट जो है वो उसकी मतलब जिनका जो कैरेक्टर है वो वैसे चलता रहता है। बाकी मिस्टर हार्डिंग का कंक्लूजन ये है कि वो मिस्टर क्वालिट पर जो दूसरा वार्डन था उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देता है, और एरविन उनको नया एक चर्च का डीन मिल जाता है और यहाँ पर उनकी स्टोरी सेटल डाउन हो जाती है। यानी कि उनके केस जो मिस्टर और मिसेस ट्रूडी थे वो भी उनके रास्ते से हट जाते हैं, और एरविन की एंड द एंड एलिनर वोर्ड से शादी हो जाती है जो कि डॉटर है मिस्टर हार्डिंग की। तो ये फाइनल इसमें जो है ना कंक्लूजन इतना ही है, क्योंकि चर्च की ड्यूटीज किसके पास गई, ये वाला, और जो शादियों का बीच में चल रहा होता है, एक अफेयर चल रहा होता है सबका, वो कंक्लूड होता है, हो जाता है। तो बेसिकली इसमें थीम्स क्या है, थीम्स आपके ख्याल में क्या होंगी? सबसे पहले तो पॉलिटिकल रेफरेंस है। हाँ जी, पॉलिटिकल रेफरेंसेस, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे आई थिंक स्टार्ट में बताया मैंने। वालेकुम सलाम। यस, पॉलिटिकल रेफरेंसेस, उसके बाद लव। नहीं, थीम्स ऑफ लव नहीं होंगी, क्योंकि लव थीम्स आप तब कह सकते हैं ना, जैसे जब आपने जो नॉवल पढ़ा था, उसमें था कैरेक्टर स्टिशिया वाई का या थॉमसन का या क्लाइन का। थॉमसन एंड क्लाइन के सीन में आप कह सकते हैं कि लव जो है ना थीम्स थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो इनकी आपस में अट्रैक्शन थी ना, ये जो शार्लोट की मैडलाइन और एलिनर बोल्ट के साथ मिस्टर स्लोप की जो एक अफेयर चल रहा था, कोर्टशिप चल रही थी, वो आप कह सकते हैं कि एक सेक्सुअल अट्रैक्शन थी इन कैरेक्टर्स की आपस में। क्योंकि जो एलिनर बोल्ट थी वो एक ऐसी लड़की थी जिसको बहुत ही क्लेवर और होशियार टाइप की, बेशक वो विडो थी लेकिन उसके पास पैसा और पावर था और ब्यूटी थी जिसका उसको नाज था। तो उसे कोई मर्द चाहिए था उसकी ज़िंदगी में। तो वो सेक्सुअल उसका वो कोई लव अफेयर्स नहीं था, मतलब लव बेस्ड उनकी स्टोरीज नहीं थी। ठीक है, तो तो हम ये अक्सर लिखेंगे इलेजिटमेट रिलेशंस। जी, इलेजिटमेट रिलेशंस। हाँ जी, कह सकते हैं। ठीक है, तो इन ठीक है, ये होगी थीम। फिर है पॉलिटिकल रेफरेंसेस। अब पॉलिटिकल रेफरेंसेस में हम क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं? बाकी भी अपने अपने माइक
जो है ना अनम्यूट करें और मुझसे पूछें या साथ पार्टिसिपेट करें, ठीक है। पॉलिटिकल रेफरेंसेस, ठीक है। उसके बाद पावर, पावर, यूज ऑफ पावर, ठीक है। ये आ गया, यूज ऑफ पावर आ गया। नेक्स्ट हिपोक्रेसी आ जाएगी इसमें, ठीक है। हिपोक्रेसी यानी कि हिपोक्रेसी क्या होती है, मुनाफिकत को कहते हैं, ठीक है। जी। तो उसके बाद रिलीजन, हाँ मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक कह सकते हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच। अप्रोच कह सकते हैं। मैम रिलीजन का भी तो एक बड़ा फैक्टर है इसमें। इसमें रिलीजन का या पॉलिटिक्स का आपस में आप कंपैरिजन दे सकते हैं, ठीक है। कि क्योंकि रिलीजियस पे फोकस किसी का भी नहीं था इसमें, ये भी सही है। ठीक है। तो इसमें रिलीजियस का जो है ना, उसकी अगर आप थीम डालेंगे ना, तो उसके अंदर आपने बताना है कि अगर कोई एक भी रिलीजियस पे फोकस कर रहा हो या इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हो, तो उस पे आप इसको जो है ना ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो है ना कोई बीच में उस तरह से नहीं है, तो आप दोनों का कंपैरिजन लिख सकते हैं। कंपैरिजन अब बिटवीन या रिलीजन आप एंड ये लिख सकते हो कि सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। सेल्फ इंटरेस्ट मोर देन रिलीजन, ठीक है। यानी कि जिसका जो भी इंटरेस्ट था वो अपना जो है मैम, ना, हाँ जी, मैम देन दूसरा आएगा ना? हाँ जी, सॉरी, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट कह सकते हैं और पॉलिटिकल इंटरेस्ट कह सकते हैं। इधर ये भी तो हो सकता है ना, पर्सनल एम्बिशंस थीम में। पर्सनल एम्बिशंस आप कह सकते हैं कि देखिए ये सेल्फ इंटरेस्ट भी आप कवर कर सकते हैं, पर्सनल एम्बिशंस का, क्योंकि आप इसमें लिखेंगे कि हर किसी का अपना इंटरेस्ट था, सेल्फ इंटरेस्ट था, अपने अपने एम्बिशंस थे, ठीक है। वो एम्बिशंस वाली बात ना इसी में आ जाएगी कि किसी को जो है ना रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, उनका जो बेसिक एम था वो ये था कि हम पॉलिटिकल जो है वो पॉलिटिकली इंटरेस्ट ये था उनका कि हम गवर्नमेंट के आगे जो है गवर्नमेंट जो हमें चूज़ करे एज अ डीन या जो भी उनकी पोस्ट है वो उनको मिले, जो डीन की या प्रीस्ट की या चर्च का जो चैपलिन है उनकी पोस्ट के लिए पीछे उसके पीछे भाग रहे थे। अपना अपना इंटरेस्ट, उनके अपने एम्बिशंस क्या थे, किसी के सेक्सुअल एम्बिशंस थे, किसी के रिच होने के एम्बिशंस थे। तो वो उनको जो पॉलिटिकल रेफरेंसेस की बेस पे जो पोस्ट मिल रही थी वो उसमें खुश थे। तो बेसिकली उनके जो एम्बिशन थे वो भी पूरे हो रहे थे, साथ साथ वो अपना जो उनका वो जो रोमांटिक या जो भी उनके थॉट्स थे उनको भी जनों साथ साथ उसके इंटरेस्ट को पूरा कर रहे थे। मैम ग्रीडीनेस भी तो ऐड कर सकते हैं आप, जैसे आप बता रही हैं वैसे कुछ को पैसों का ग्रीड था और कुछ लोगों को वैसे ग्रीडीनेस, सेक्सुअल ठीक ग्रीड है, था। ठीक है, ग्रीडीनेस, ठीक है। यानी कि किसी को शादी का, किसी को पैसे का, या किसी को पावर का, किसी को अपने पोस्ट का जो है वो उसका जो है वो लालच था, ठीक है। उसके अलावा एक थीम है उस टॉपिक पे बात होती है, काफ़ी ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा इसको एक्लेसियास्टिकल बैकग्राउंड है इसका आ जाता है, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा मुझे पहले ये बताएं कि आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या कर सकते हो,
मतलब हमने नेक्स्ट टॉपिक 2 कवर करने हैं, तो आप नेक्स्ट लेक्चर कब तक कर सकते हो अरेंज? मतलब अगर मैं बात करूँ कि इसी वीक के अंदर हम दूसरा लेक्चर रख सकें, सैटरडे को या संडे को नेक्स्ट? या थर्सडे रख लें। बाकी सब भी बताएं मुझे, अक्सा, रमशा, आयशा, ज़ैनब, बाकी जो हैं, रुबाब, पाइका। मैम संडे को रख ले, वो जरा फिजिबल हो जाएगा। संडे को यानी कि सैटरडे तक आप सबकी क्लासेस हैं? मैम क्लासेस होती है ना, तो वो हाँ, फिर जरा बिजी हो जाते हैं। ठीक है। एकेडमी में क्लास हुई तो फिर एकेडमी में नहीं होगी, नेक्स्ट अगर हो जाती है ना तो फिर तो ज़्यादा बेहतर है, संडे को हो जाती है तो, क्योंकि नेक्स्ट संडे को आई थिंक 28 बन रही है, तो 28 तक तो रिलैक्सेशन, 28 को मे भी मिल जाए रिलैक्सेशन। चलें अजान का वेट कर लें 5 मिनट। अच्छा, ये जो इस नॉवल के अंदर ये जो एक चर्च से रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे ना, ये सारे जो जिस चर्च के बारे में चल रहे थे ना, वो बरचेस्टर का सिटी था और बरचेस्टर का ही चर्च था जिसमें ये सारे इश्यूज चल रहे थे, पॉलिटिकल इश्यूज और गवर्नमेंट के जो इश्यूज चल रहे थे, वो बरचेस्टर के नेम से था, चर्च भी और सिटी भी, तो इसलिए बरचेस्टर टावर्स जो है ना उसके नेम से है। ठीक है, ये असली वाला नाम था, मींस फिक्शनल नहीं बरचेस्टर है। बरचेस्टर कह लें कि ये इमेजिनरी नेम है, ये रियलिटी में शायद ही इसके नेम पे, शायद किसी और सिटी के नेम पे इसने ये नेम लिखा हो, लेकिन ये कहा जाता है कि ये एक इमेजिनरी नेम है, रियलिटी में ये नेम नहीं है, रियल लाइफ में ना। ठीक। क्योंकि जैसे कि आप जानते, आप सबको पता होगा कि जो जितने भी एक्टर्स या जो सेलिब्रिटीज़ हैं ना, वो जब भी किसी शो में बैठे होते हैं तो वो किसी सोप के बारे में या किसी दूसरी कंपनी के बारे में बात नहीं करते। अगर उनसे कोई धोखा हुआ होता है ना उनको, तो वो उसका नाम लिए बगैर बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो एक डायरेक्ट क्रिटिसिज्म हो जाता है, फिर उस जो ब्रांड है या जो भी कंपनी है, उस पे डायरेक्ट क्रिटिसिज्म हो जाता है और फिर उनका जो है ना वो उनकी वजह से इनका इमेज खराब हो जाता है। तो वो फिर एक स्कैंडल शुरू हो जाता है। तो ये जो सेलिब्रिटीज़ है ना, ये इनका नेम लेने से अवॉइड करते हैं। इसी तरह से जो नॉवलिस्ट है ना, वो डायरेक्ट, अब उसने चर्च के इश्यूज़ पे बात करनी थी, इंग्लैंड के अंदर जो चर्च के इश्यूज़ चल रहे थे उसके बारे में, विक्टोरियन एज पे, ठीक है? तो उसने क्या किया, उसने एक इमेजिनरी नेम ले लिया वर्सेस्टर टावर्स के नाम पे, कि इस तरह का कोई चर्च था या सिटी था, उसके अंदर इस तरह के इश्यूज़ चल रहे थे। अब सबको पता है कि इश्यूज़ उस टाइम पे चल रहे थे, लेकिन वो उस चर्च को डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा था। अगर वो उस चर्च को क्रिटिसाइज़ करता डायरेक्टली, तो उसी के रिलेटेड उसके जो कैरेक्टर्स थे, वो अब इन कैरेक्टर्स को हो सकता है ये समझा जाता कि फलां-फलां रियलिटी में ये कैरेक्टर था और उस पे जो है ट्रोलॉक ने उस कैरेक्टर को पकड़ के क्रिटिसाइज़ किया हुआ है। तो ये जो है ना बहुत बड़ा स्कैंडल बन जाता।
तो ये नॉवेलिस्ट इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, तो वो बस अपने इश्यूज़ को, सोसाइटी के इश्यूज़ हैं या जो मसले मसाइल उस टाइम पे चल रहे थे उनको हाईलाइट करने के लिए अल्टरनेट सॉल्यूशन उनके पास ये होता है कि वो इमेजिनरी नेम्स यूज़ करें और इमेजिनरी जो प्लेसेस हैं उनको यूज़ करके एक डिफरेंट वे में उन इश्यूज़ को हाईलाइट करें। तो जो है ना ये जो कैरेक्टर्स और जो प्लेस है ये इमेजिनरी है, ये रियलिटी में इन सब का जो है ना वो कोई नहीं है, एग्जिस्टेंस इनकी नहीं है रियल लाइफ में। ओके मैम। ठीक है। और हाँ जी, क्लास का मुझे बताएं क्योंकि हम आप लोगों की ना इस मंथ में आई थिंक ये सेकंड क्लास है जो कि अरेंज की गई है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है ना वेस्ट हो जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि जो अभी आप लोग कर रहे हो ना, ये मैं आपको एक नया टॉपिक बता रही हूँ, समझा रही हूँ ऑनलाइन, ठीक है। मेरी ये कोशिश है कि कोई 1-2 क्लासेस बीच में और इंशाल्लाह होंगी अब ना आफ्टर 28 मार्च। आई होप कि कुछ 1-2 क्लासेस हमें अरेंज कर दी जाएँ। तो उसमें मैं आपको दोनों नॉवेल्स, ये जो नॉवल है इसके अब टॉपिक रह गए हैं वो, और जो दूसरा लास्ट नॉवल है उसके सारे टॉपिक और उसकी समरी सारा कुछ कवर करवा दूँ, ताकि जो रिपीटेड लेक्चर्स होते हैं ना, अगर वो ऑनलाइन भी हो जाते हैं ना, फिर मसला नहीं होगा। ठीक है। ठीक है, मतलब वो एक चीज़ आपने पहले पढ़ी हुई है उसको दोबारा से समझाऊँगी ना तो वो इतना मसला नहीं होता। लेकिन एक नई चीज़ ऑनलाइन पढ़ाना, इसमें आपको ना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो मेरी ये कोशिश है मैम कि जल्द से संडे को जल्द रख आपको लेते हैं, हाँ? संडे को रख लेना, सब फ्री होंगे उस टाइम जो जा भी रही हैं तो। ठीक है, संडे को फिर कितने बजे टाइम, 2 बजे? यही टाइम रख लें। ठीक है, सही है, 3 बजे का। 3 बजे सही है क्योंकि एक वो 15-20 मिनट उसी में लग जाते हैं थोड़ा सेटअप करने में। तो इट्स बेटर कि टाइम जो है ना वो टाइम से स्टार्ट करें। मैम अगर आज का लेक्चर खत्म हो गया तो मैं जा सकती हूँ, एक्चुअली गेस्ट आ गया है तो मैंने अब थोड़ा सा हाँ जी, जा सकते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, जो भी चले अनाउंसमेंट मैम, होगी ना तो मैं थैंक ग्रुप में कर दूँगी, ठीक है? मैं ठीक भी है मैम, जाऊँ? हाँ जी, चले जा सही है सकते मैम। हैं। ठीक है, तो ठीक है। जो बिज़ी हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन जो बिज़ी नहीं हैं वो अभी यहीं रहें, क्योंकि मैं फर्दर आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि अब तक आपने कितने टॉपिक्स कवर किए हैं? पिछला जो नॉवल हमने खत्म किया है, उसके कितने टॉपिक्स आपने कवर कर लिए हैं? मैम आपको बताऊं, पिछले नॉवल के जो थे ना इंट्रोडक्टरी जो लेक्चर्स थे वो हुँ। मैंने नहीं लिया ना, तो वो लेक्चर में वो वाला नॉवल बिल्कुल मेरे ऊपर से निकल जाता, वो मुझे समझ ही नहीं आती है। अच्छा, सही। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आज का ना जो टॉपिक है ना वो लाइक समरी है, ठीक है? समरी सबसे पहले जब आपको नहीं पता होती है ना, फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आता आपको, और ये हाल आपके साथ हो रहा है अब, कि आपने समरी वाला जो लेक्चर था वो आपने मिस किया था ना, उसके बाद से आप जो नॉवल ऑनवर्ड्स उसके उस नॉवल के टॉपिक आ रहे थे, वो आपको नहीं समझ आया। नहीं, मुझे मुझे वाकई नहीं समझ आया, वो मेरी हाँ, गलती थी, मुझसे मिस। लेकिन वो मुझे वाकई, वो उसका कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे समझ ही नहीं आती उसको कहाँ से निकालना है कहाँ से नहीं। तो आपके पास ये 2 वीक का टाइम था, इसमें आपने समरी पढ़ने की कोशिश नहीं की? पढ़ी है ना, नहीं समझ आया। क्या नहीं समझ आया? शेयर करें, मुझे भी बताएँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा-सा टाइम है, तो आप भी क्योंकि फ्री हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं उसको। क्योंकि जो थे ना आपके ना उसके अभी जो, आपके पेपर्स होने वाले हैं 28 या 26 मार्च के बाद, ठीक है? आपके पेपर्स होने हैं। तो उन पेपर्स में मोस्टली एटलीस्ट 2 या 3 नॉवल तो हमें कहा जाएगा कि उसमें ऐड करें ना। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर कैसे प्रिपेयर करें? कैसे अटेम्प्ट करोगे टेस्ट पेपर? तो उन पेपर के जो मार्क्स होंगे, उन मार्क्स की बेस पे आपको आपकी रोल नंबर स्लिप्स दी जाएँगी। ठीक है? और सेकंडली ना मैं अभी इसलिए आप लोग भाग जाते हैं सारे, मैं टाइम दे रही हूँ इसलिए कि जो टॉपिक कवर हो सकते हैं ना मैक्सिमम आपके, ये जैसे इस टॉपिक हमने ये कवर कर लिया, समरी डिस्कस कर ली है, तो अब आप जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो अब बता सकते हो, कवर कर सकते हैं, हम उस पे बात कर सकते हैं। क्योंकि रमज़ान में आप रोज़ा रख के जो है ना नहीं कर सकते हो ये काम।
ठीक है मैम तो रमजान में हम ये करेंगे ना कि अगर कोई मतलब इजी है तो हम लोग रात की क्लासेस रख लेंगे। हाँ वैसे ये सबसे बेस्ट है रात की क्लासेस, लेकिन ना उससे ये होगा कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी। मैं तो वैसे भी नहीं सोती रमजान में। सोता कोई भी नहीं है, लेकिन जो एक लाइव लेक्चर भी है ना जाग के, या वैसे आप जाग के कोई आप मूवी देख रहे हो या कोई ड्रामा देख रहे हो या वैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, नींद नहीं आ रही तो वैसे बैठ जाते हो इससे टाइम स्पेंड करने, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अब आप लेक्चर ले रहे हो ना तो फिर जो है ना वो एक थोड़ा-सा हो जाता है सीन थकावट वाला। खैर वो देखेंगे नहीं सब हम। मिलके देख लेते हमें हैं ना, फर्स्ट अगर सारी इजी हैं तो फिर ही करेंगे। हाँ जी, तानिया क्या कह रही हैं आप? क्लास रख फर्स्ट लाइक 10 AM। हाँ, ये वैसे ठीक है, ये भी ठीक है लास्ट सॉरी रात को लेक्चर्स ना, लेकिन आप दुआ करें कि आपके ना लेक्चर्स उधर मतलब ये कोरोना का जो इशू है ना ये रिज़ॉल्व हो जाए। तो अच्छा वहाँ तुम कम टू द पॉइंट नाउ, मुझे बताएँ कि क्या समझ नहीं आया आपको? समरी पढ़ी है आपने तो न समझ नहीं आया आपको? मतलब समरी में ना इस तरह था कि मतलब करेक्टर्स जो थे, बीच में आपने एक जो लॉयर का बताया था, मुझे वो जो लॉयर है ना हुँ, हुँ। और जो उसके जो चार्ल्स डैनी के जो कजन्स थे आपस में, हाँ, हाँ। मार्कस और मार्कस का जो उसका वो जो एक जैसे लगते थे, कौन कौन दो आपस में एक जैसे लगते थे। मैं यहाँ पे कैरेक्टर्स सारी लिखती हूँ, समझाऊंगी, फिर ही आपको समझ डिटेल में आएगी, ठीक समझा है? देती हूँ। ऐसे हाँ, तो एक जो कैरेक्टर है ना, एक तो कैरेक्टर था ना चार्ल्स डार्ने का, ठीक है? जो कि बाद में हमें पता हम्म चलता है कि वो एवरमॉन्ट उसका जो एवरमॉन्ट फैमिली से बिलॉन्ग करता है, ठीक है? सॉरी चार्ल्स डार्ने, हम्म ठीक है? और उसका नाम चार्ल्स एवरमॉन्ट होता है। इसकी रिज़ेम्बलेंस होती है उसके साथ सिडनी कार्टर के साथ, ठीक है? इन दोनों की रिज़ेम्बलेंस ठीक होती है आपस में। यहाँ पे ठीक मैं लिख देती हूँ रिज़ेम्बल सिडनी कार्टर, पसंद ठीक है? इन दोनों की शक्ल आपस में मिलती होती है। मुझे समरी में आप बताएँ कि जब आपने समरी पढ़ी है, ठीक है, चैप्टर वाइज़ आपको जी। किस चीज़ पे कन्फ्यूज़न हुई है? चैप्टर वाइज नहीं थी मेरे पास मैम, वो तो इकट्ठी लिखी हुई है। मैंने आपको जो दिया था ना लिंक दिया था ग्रुप में, पता है सेंड किया था क्लिप नोट के लिंक से, जी। उसपे चैप्टर वाइज़ समरी है ना, ओ ठीक है? चलो मैं वो पढ़ लूंगी, अभी फिर वो मुझे ज्यादा पढ़ें? सही समझ आ। हाँ, और अभी मुझसे पूछें आपको कोई थीम या कोई ऐसी चीज़ जो ना समझ आई हो उसमें, जो आप पूछना चाहते हो? नहीं थीम्स तो आपने बत्तू अलहदा से दोबारा से कराई थी, थीम्स की मुझे समझ थी कि हुँ, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन का सारा था कि उधर जो अरिस्टोक्रेसी पे है सारा, के जो अरिस्टोक्रेट्स थे वो सारा जुल्म करते थे और फिर बाद में उन्होंने फिर उसको रिवोल्ट किया और उन्होंने आके तो फिर जो है ना जो मिडिल क्लास थे या फिर जो लोअर क्लास थे उन्होंने एग्ज़ैक्टली, आके उन पे अटैक किया था। हाँ, तो तो वो ये चीज मुझे करेक्टर्स का थोड़ा हो रहा था, वो फिर मैं पढ़ लूंगी दोबारा से। ठीक है। बाकी उसमें जो थीम्स थी ना वो थी रिवेंज थी और वॉयलेंस की थीम थी, और जैसे अगर मैं अभी आपको थोड़ा-सा वो फ़ाइल ओपन करके आपको समझा दूँ तो बिज़ी तो नहीं हो आप? नहीं 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 मैम। जो बाकी भी हैं उनको भी थोड़ा हो जाएगा। मैं ना ये ओपन करती हूँ। कौन-कौन है अभी ऑन यहाँ पे? देख लेते हैं। मैं ऑन हूँ। जैनब है, आयशा है, हुँ, आयशा चली गई है मेरे ख्याल में, नहीं आयशा है, अच्छा। रबिया है, शाजीना है और तानिया है और फाइका है। अच्छा, शाज़ीना, फ़ाइका आप लोगों को समझ आ गया है? मुझे माइक ऑन करके थोड़ा बताएँ ना। यहाँ पे अगर थीम्स हैं अ, अटेन ऑफ टू सिटीज़ में आई थिंक ये है थीम। लेकिन जो है ना थीम्स मेरे पास रिटन फॉर्म में नहीं है।
हाँ, मेरे पास ना अभी रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन मैं आपको यहीं पे ना लिख के समझा देती हूँ। हमारे पास थीम थी रिवेंज की। क्या आ जाता है इसमें? जो थे उन्होंने मिस्टर डिफांज है, क्या नाम है हाँ इनका? जी, मैडम डिफा डिफॉल्ट आ जाती है, ठीक है, इसमें। और हाँ, जो किस चीज़ का बदला लेना चाह रही थी वो अपनी बहन का बदला ले रही थी। बहन का बदला ले रही थी, और उस बदले के उसकी बहन का क्या था कि उसको जो है वो मार्किस एवरमॉन्ट ने मार के तो गिरा दिया था, और उसकी फैमिली को भी कत्ल कर दिया था। तो उसका सॉरी बहन का रेप किया था। तो ये बात किसको पता हाँ थी? जी, जो डॉक्टर मैनेट है उसको पता थी, ठीक है। डॉक्टर मैनेट का जी, कैरेक्टर याद है जी। आपको? हाँ जी, जो प्रोटैगनिस्ट है उनके फादर थे। हाँ, लूसी का फादर था। हाँ, लूसी का हाँ, फादर था। लूसी नाम है। और ये जो है मैडम डिफाज और मिस्टर डिफाज जो हैं, ये डॉक्टर मैनेट के सर्वेंट थे दोनों। तो मैडम डिफॉल्ट का रिवेंज था दोनों इनसे मार्किस एवरमॉन्ट से लेने का, रिवेंज लेने का उनको। तो वो ऑलरेडी वो एवरमॉन्ट को खत्म कर दिया गया था, एक फॉर्मर ने उसको खत्म कर दिया था, और दूसरे की वैसे ही डेथ हो गई थी, उसको इन्होंने खुद मार दिया था। अरिस्टोक्रेटिक जो सोसाइटी को खत्म करते कहते उसको भी मार दिया था। तो इसका रिवेंज ये था कि इसने अरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना है, मतलब जितने भी हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनको उनसे बदला लेना है। अब अपने रिवेंज में आपने ना ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि अपने रिवेंज में ये इस हद तक जो है वो आगे चली जाती है कि ये जैसे होता है ना ब्लड लस्ट जो होती है वो इसके अंदर आ जाती है, हम्म, जिसमें इसका हस्बैंड जो मिस्टर डिफाज है, अर्नेस्ट डिफाज, वो इसको मना भी करता है कि तुम कई पॉइंट्स पे वो ऑब्वियसली वो भी अरिस्टोक्रेसी को खत्म करना चाहता है, लेकिन कुछ मौक़ों पे वो कहता है कि मासूम बच्चे हैं, औरतें हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, तो उनको नहीं मारना चाहिए। लेकिन ये वहाँ पे उसकी भी नहीं सुनती है, और ये बदले की हद तक उसकी जो ब्लड लस्ट है ना उसमें बहुत ज़्यादा आगे चली जाती है उस हद में। तो सही। इसके थ्रू मैडम डिफाज का, अब अगर मैं इसका कैरेक्टर ओपन करती हूँ ना, तो इसमें ना उसकी डिटेल है। हाँ, ये कैरेक्टर लिस्ट, कैरेक्टर्स एनालिसिस ये है हमारे पास। कैरेक्टर में ना उसका इसकी ईच एंड एवरीथिंग मैंने, और ये मैंने जो है ना लेक्चर सर को सेंड भी कर दिया है, अपलोड होने वाला है, आपको मिल जाएगा। तो इसके अंदर मैडम डिफाज का ठीक कैरेक्टर है। है, उसमें आप रिवेंज आप बता सकते हो। फिर उसके बाद उसने चार्ल्स डांडे को भी नहीं छोड़ा, उसने कहा कि ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो मैं इससे भी रिवेंज लूँगी। तो इसने लूसी से भी रिवेंज लेने की कोशिश की थी, जिसमें वो खुद ही अपनी जान जो है उसने गंवा दी थी। ठीक है, अब ये देखिए कैरेक्टर एनालिसिस में अगर आता है तो ये भी आप थीम में ही ऐड कर सकते हो उसका कैरेक्टर में, क्योंकि मैंने उसमें लिस्ट में ना सारे कैरेक्टर्स ऐसे ही डाले हुए हैं, थीम में आते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है। शी इज़ अ क्रूअल एंड बिटर और वेंजफुल वुमन। तो ये क्या करती थी, इसने रिवेंज में ना आप ये चीज़ इसके लिखेंगे, इसके कैरेक्टर में ये थी कि इसने जो है ना वो एक निटिंग का काम करती थी, यानी कि जो होता है ना बुनने का काम, जो टांके लगाने का काम, ये वो करती थी। ठीक है, ये मैंने ना यहाँ पे मेंशन किया है। यस, द निटिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ सीमट्रेस थी, सिंबल। यही नाम? On the deeper level, the knitting constitutes a symbol in itself, representing the stealthy, cold-blooded vengefulness of the revolutionaries. ये knitting करती थी, और knitting में इसने क्या किया हुआ था? Her knitting is a symbolic of maintaining register of names of everyone who must die for the revolutionary cause. कि इस जो इंकलाब वो लाने वाली थी, इसके अंदर वो चाहती थी कि ये सारे मरे, उनको लिस्ट आउट किया था, जितने भी अरिस्टोक्रेट थे ना उनको लिस्ट आउट किया था उस नीटिंग के थ्रू। इसने उनके नेम बुन के, जो होता है ना बुनना, नीटिंग के थ्रू टांके लगा के उनके नेम रजिस्टर किए हुए थे अपने पास। तो इस हद तक उसने हम्म, स्टिचेस लगा के ना इस काम को अपने पास, मतलब वन बाय वन उनको मारती जा रही थी। तो उसके अंदर इसने अपना हम्म, जो कह लें जो लूसी है और उसकी डॉटर, उसको भी एट द एंड ऐड कर लिया था। ठीक है, तो इसके हम्म, अंदर आप मतलब इसके कैरेक्टर के बारे में आप जब बताएंगे ना कि ये इसका ये थीम में भी आ रही है, कैरेक्टर एनालिसिस में भी इसका आता है, इस पे क्वेश्चन आता है, और इसका कैरेक्टर जो है ना सिंबलिज्म में भी बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि ये सिंबलाइज़ कर रही है रिवेंज को, ब्लड लस्ट को, ब्लड को और ये निटिंग को, ये सारी चीज़ें इसको सिंबलाइज़ कर रही हैं, ठीक है? तो इसका कैरेक्टर में आप रिवेंज का लिखेंगे। ठीक। वॉयलेंस भी इसने फैलाया, वॉयलेंट की थीम है, वॉयलेंस भी इसने फैलाया इसकी वजह से, यानी कि एक ऑब्वियसली एरिस्टोक्रेसी को ख़त्म करना चाहते थे सब, ठीक है? तो लेकिन इसने जो है ना इनका जो करने का तरीका था, जो बदला लेने का तरीका था वो गलत था, ठीक है? अब वो कैसे गलत था कि इनको किसी और तरीके से भी प्रॉपर प्लान करके कुछ और भी किया जा सकता था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने वायलेंस फैलाया, उन लोगों को तो मारा लेकिन उनके साथ औरतें और बच्चे भी मारे गए, ठीक है? अगर घर हाँ जलाए जी। हैं तो उस घर में वो घर के रहने वाले बाकी मासूम लोग भी मारे गए। तो ये वायलेंस इसने फैलाया जहाँ पे गलियों में खून जो है ना वो नज़र आया था। मतलब इस हद तक जो है ना इन्होंने खून-रेज़ी कर दी थी। ठीक है? ठीक। इसके बाद और कौन-सी थी? रिकॉल टू लाइफ। रिकॉल टू क्या था? रिकॉल टू लाइफ, ठीक है? हुँ। रिकॉलिंग टू लाइफ लिख देती हूँ। तो इसमें क्या आ जाता है रिकॉलिंग टू लाइफ में जो डॉक्टर मेनेट का कैरेक्टर है वो आ जाता है, जिसको रिकॉल किया गया लाइफ उसकी ज़िंदगी की तरफ उसको वापस लाया गया, उसको बेस्टाइल से छुड़ा के वहाँ पे उसको कैद किया गया था, वहाँ से छुड़ा के डॉक्टर मैडम डिफार्ज और मिस्टर डिफार्ज ने उसको ज़िंदगी की तरफ वापस लाया, ठीक है? वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ज़िंदगी की तरफ वापस लाया, हम ये कह सकते हैं कि उसको मौत के मुँह से बचाया, ठीक है? उसका रिकॉल टू लाइफ वो भी था, ठीक है? हम कह सकते हैं कि इसका रिकॉल टू लाइफ वहाँ पे था। मिस्टर मैनेट का ना? डॉक्टर मैनेट का, हाँ। फिर उसके बाद जब ठीक। लूसी उसको अपने साथ ले गई, उसने अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करवाया कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ और मेरे गोल्डन बाल हैं तुम्हारी वाइफ़ के, इस तरह से उसके साथ मैच करते हैं, रिज़ेम्बलेंस है दोनों की। तो वहाँ पे उसको याद आया और फिर जब उसकी शादी हुई, वो हनीमून पे जाती है और मिस्टर लॉरी डॉक्टर मैनेट की हेल्प आउट करते हैं, उसको वापस उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को वापस लाने में, ठीक है? मेंटली स्टेबल करने में उसकी हेल्प करता है, तो वो रिकवर हो जाता है। तो उसकी जो सेकंड रिकॉलिंग टू लाइफ है ना, वो वहाँ पे होती है, ठीक है? आपने यही मैं आपको बताती हूँ कि हर चीज़ का एनालिसिस होता है कि आपने एक-एक चीज़ उसमें से खोज के निकालनी है। तो आपने पहले लिखना है कि रिकॉल टू लाइफ तो मिस्टर और मिसेस डिपार्च की वज़ह से उसको ट्रैप में से निकल आया वो। लेकिन असल जो उसकी ज़िंदगी हुँ। थी, वो जो रिकॉल टू लाइफ हुई, वो अपनी ज़िंदगी में तब आया जब वो मेंटली स्टेबल हो गया, क्योंकि वो शूमेकिंग का काम करता रहा 18 साल से। तो उसके बाद वो जब भी वो कन्फ्यूज़ होता था या एकदम से जैसे इंसान को दौरा पड़ता है, तो एकदम से वो शू मेकिंग का काम शुरू कर देता था। उसको ना कुछ याद था, ना किसी का नाम याद था, ना किसी का जो है ना वो किसी की शक्ल याद थी। ठीक है? मतलब हम लोग अगर रिकॉल टू लाइफ का एक लिखेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि पहले उसको बेस्टाइल से उन्होंने जो है ना निकाला, फिर हुँ। जब वो वापस आया तो फिर उसको उसका जो इंसैनिटी थी वो खत्म की उन्होंने। तो वो जब वो प्रॉपर्ली अपनी मेंटल स्टेबल हो गया था तो ये उसका रिकॉल टू लाइफ था। हम लोगों ने कंप्लीट उसका बताना है कि पहले वो निकल के आया, हम फिर वो पहले ये आपने हुआ और बताना ऐसे-ऐसे वो है, ठीक। हाँ, पहले आपने ना डायरेक्ट जब आप बेस्टाइल की बात करेंगे ना कि उसने उसको ट्रैप किया गया था और मिस्टर और मिसेस डिफॉल्ट ने उसको वहाँ से निकाला, तो आप ईच एंड एवरी डिटेल पहले उसकी बताएँगे कि उसको रिकॉल टू लाइफ एक वो है कि उसकी ज़िंदगी की तरफ वो वापस आया, वहाँ से 18 साल के बाद उसको उस ट्रैप से निकाला गया और उसको वो बचाया गया, ठीक है? वो फर्दर ठीक वहाँ है, पे ट्रैप ना रह सका, ठीक है? उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि मेंटली उसकी रिकॉलिंग हुई। ठीक है? जब वो ठीक है, मेंटली स्टेबल हुआ, वो उसकी मेंटली रिकॉलिंग थी, जब लूसी की मदद से और लूसी के हनीमून पे जाने के बाद मिस्टर लॉरी की मदद से वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आया, क्योंकि वो बेस्टाइल से निकलने के बाद उसकी जो कंडीशन थी, जब वो कन्फ्यूज़ होके शू मेकिंग का काम शुरू कर देता था, ये भी आपने बताना है, उसको कोई चीज़ याद नहीं थी, किसी को किसी की शक्ल याद नहीं थी, ये सारी चीज़ें आप बताएँगे कि इसकी इस तरह की कंडीशन थी, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लूसी एंड मिस्टर लॉरी he came to his or he recalled to his life mentally. मैम मिस्टर लोरी के स्पेलिंग लिखेंगे? आप मुझे समझ नहीं आ रही इसके हाँ नाम जी, की। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मैम रिकॉल टू लाइफ नहीं होगा। रिकॉल टू लाइफ लिख लें या रिकॉलिंग टू लाइफ लिख लें, जैसे आपको इजी लगता ये है। मैम रेज़रेक्शन भी करवाई थी ना एक थीम आपने?
रिजरेक्शन भी है वो थी ना, वो जो सिडनी ने अपनी जान दी थी उसके लिए। नहीं मैम, मैं कह रही हूँ कि दोनों सेम होंगी या हाँ डिफरेंट जी, होंगी? हाँ जी, दोनों सेम है। वो रिजरेक्शन का मतलब रिकॉल टू लाइफ ही होता है। सही है। ठीक है, दोनों का मतलब रिजरेक्शन का मतलब कुर्बानी नहीं होता मैम? रिजरेक्शन का मतलब नहीं नहीं, कुर्बानी तो उसका नहीं मतलब होता। होता है ना मरते मरते बचना। अ, एक सेकंड, मैं गूगल कर रहे हैं, रिजरेक्शन का मतलब कुर्बानी होता है जितना मुझे याद है। एक सेकंड, नहीं नहीं, कमिंग बैक टू लाइफ आफ्टर डेथ, फ्रॉम डेथ, डाइंग एंड अच्छा, राइजिंग गॉड। हाँ जी, मैम इसका आपने यही बताया था मरते मरते बचना, हाँ जी, कुर्बानी वाला नहीं करना। हाँ जी, तो रिजरेक्शन इस सेंस में आ जाता है। जो आप कह रहे हैं ना, कभी किस थीम की आपने बात की है, रिजरेक्शन कुर्बानी का कह रहे हो आप? हाँ जी, जो उसने सेल्फ सैक्रिफाइस, वो सिडनी। वो सेल्फ सैक्रिफाइस में आएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब सेल्फ सैक्रिफाइस ठीक है। में रिकॉलिंग टू लाइफ में आपने डॉक्टर मेनेट का डाल दिया, उसके दोनों पॉइंट्स वो आपने डाले। ठीक है, रिकॉलिंग टू लाइफ में आप चार्ल्स डार्ने का जब कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक है, चार्ल्स डार्ने के कैरेक्टर में आप लिखेंगे कि पहला, जब सबसे पहले जो उसकी रिकॉलिंग टू लाइफ हुई वो 1870 में, 1870 था ना मेरा, है ना, 1870 में, सॉरी 1780 में, 1780 में जब उसको डॉक्टर मेनेट के बेस्टाइल से छूटने के 5 साल बाद जब वो एक कोर्ट में बैठे हुए ट्रायल देख रहे होते हैं, वो ट्रायल होता है चार्ल्स डार्ने का, और वहाँ पे सिडनी कार्टर उसको बचाता है वहाँ पे, क्योंकि उस पे इल्ज़ाम किसका लगता है अगर आपको याद हो तो? किसका किसका? चार्ल्स डार्ने पे किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा होता है जब 1775 में डॉक्टर मेनेट को छुड़ा के लाया जाता है ना इंग्लैंड की तरफ, और फिर उस दौरान वो चार्ल्स डार्ने को मिलते हैं उस दरमियान में, और फिर 5 साल बाद बताते हैं कि 1780 में एक कोर्ट के अंदर ट्रायल चल रहा होता है, वो चार्ल्स डार्ने का चल रहा होता है, उसके अंदर लूसी और डॉक्टर मेनेट बैठे होते हैं। तो वो जो है वो उसमें वो किस चीज़ का इल्ज़ाम होता है चार्ल्स डार्ने का उसमें? मिसेस डिफार्ज उसमें यही लगाती हैं कि इसने ये नहीं, कि ये भी उन्हीं के जैसा है शायद, और वो इस चीज का इल्जाम लगाती है कि ये नहीं नहीं, अरिस्टोक्रेट है और इसको। इसमें मैडम डिफार्ज का बाद में आता है। ठीक है, मैडम डिफार्ज को जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम जो चार्ल्स डार्ने पे इल्ज़ाम लगता है ना, जब वो कोर्ट में खड़ा होता है ट्रायल के लिए, उस टाइम पे मैडम जी, डिफार्ज को नहीं पता होता कि चार्ल्स डार्ने एवरमॉन्ट्स की फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि तब तक उसको डॉक्टर मेनेट का लेटर नहीं मिला होता। डॉक्टर मेनेट का लेटर उसको एट द एंड ऑफ नॉवल, जब नॉवल एंड होने वाला होता है ना, तब उसको वो लेटर मिलता है, और उसके बाद उसको डिस्कवर होता है कि जो चार्ल्स डार्ने है ये एवरमॉन्ट्स फैमिली से बिलोंग करता है, और एवरमॉन्ट्स फैमिली वो फैमिली है जिसने उसकी बहन का और उसकी फैमिली का कत्ल किया था। ठीक है, तो इसका जो हम्म। रिकॉलिंग टू लाइफ है चार्ल्स डन्ने में, उस टाइम जो पहला कोर्टशिप उसकी चल रही थी ना, कोर्ट के अंदर जो उसका ट्रायल चल रहा था, वो ये होता है कि उस पे इल्ज़ाम होता है कि ये फ्रांस में आया है अपने, ये किसी किसी मिशन पे आया है, और ये एक एजेंट है, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का एक एजेंट है, और ये फ्रांस में किसी मिशन के हम्म। साथ आया है। तो इसको इस फैमिली से बिलोंग करने की वजह से इस पे ये इल्ज़ाम लगा होता है, हालाँकि वो आया किसी और वजह से होता है। ठीक है, तो वहाँ पे सिडनी कार्टर उसको अपनी रिज़ेम्बलेंस की वजह से बात को मोल्ड के करके मॉडिफाई करके उसको वहाँ से छुड़ा लेता है। तो ये उसकी रिकॉलिंग टू लाइफ होती है, फर्स्ट रिकॉलिंग टू लाइफ। ठीक है, ठीक है। कि मौत के मुँह में जाता-जाता या जेल में जाने से वो बच जाता है। अगर वो जेल में चला जाता है तो उसको ही वाज़ मे बी एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि उसको वहीं पे मौत की सज़ा सुना दी जाती, क्योंकि एजेंट्स के लिए कोई उन्होंने जो है वो नहीं होता, लीनिएंट नहीं रहते बिल्कुल भी। गवर्नमेंट जो वायर की है ना वो ठीक है। बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो उसकी फर्स्ट रिकॉलिंग टू लाइफ वो थी। फिर उसकी सेकंड रिकॉलिंग कब हुई, जब मैडम डिफाज ने उसको सॉरी मैडम डिफाज के इसको भेजने से पहले इसका जो ये गैलप को बचाने के लिए जब इंग्लैंड गया था, फ्रांस गया था, गैलप जो इसका गैबल जो इसका सीक्रेट जो है ना वो क्या था, सर्वेंट था ना, याद हो अगर आपको तो। हाँ जी। यहाँ पे मैं इसका लिखती हूँ। गैबल। हाँ जी,
गैबल, ठीक है? ये एवरमॉन्ट्स का सर्वेंट था और चार्ल्स डार्ने का बहुत ही अजीज था, मतलब उसके बहुत ही करीब था, दोनों की अटैचमेंट थी। तो गैबल को जो है ना वो सेल में डाल दिया गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया था कि ये भी इस फैमिली के लिए काम करता है, तो ये भी उन जैसा ही है, तो इसको पकड़ के भी मार दिया जाए। इसको डाल दिया गया। इसने सीक्रेटली एवरमॉन्ट्स के नाम से चार्ल्स डार्ने को लेटर लिखा था कि मुझे आके बचा लो। तो ये ठीक। फिर जो चार्ल्स डार्ने है ये इसको बचाने गया और बचाते-बचाते उसको बचा लिया, लेकिन खुद वहाँ पे फँस गया। और इसको बचाते-बचाते यानी कि चार्ल्स डार्ने को उस सेल से निकालते-निकालते डॉक्टर मैनेट को 1 साल लग गया था, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब हो गई थी। और जिस रात वो वहाँ से निकल के वापस आ रहा था, यानी कि इसकी ये जो रिकॉलिंग टू लाइफ है, गैबल के बाद ये जब सेल में डाल दिया गया और उसके बाद डॉक्टर मैनेट ने इसको बचाया, 1 साल की कोशिशों के बाद डॉक्टर मैनेट और सिडनी कार्टर ने बचाया। वो इसकी रिकॉलिंग टू लाइफ थी बाय डॉक्टर मैनेट और सिडनी कार्टर, ठीक है? तो ये इसकी सेकंड ठीक है। रिकॉलिंग टू लाइफ थी। फिर इसकी थर्ड रिकॉलिंग लाइफ तब हुई जब थर्ड टाइम उसी रात को वापस आ रहा था, जब ये छूट के जेल से, तो उसी रात को मैडम डिफार्ज के इल्ज़ाम की वजह से इसको वापस जेल में डाल दिया गया था। उस पे इल्ज़ाम क्या था कि ये एवरमॉन्ट्स फैमिली से बिलॉन्ग करता है ये, और इसने ये भी कत्ल में मुलव्वस था और ये एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी से बिलॉन्ग करता है। इस पे ये इल्ज़ाम लगा के उसने उसको जेल में डाल दिया था। ठीक है? ठीक तो है। जिसको सिडनी कार्टर ने चोरी-छुपे टिल द एंड ऑफ नॉवल उसने कोशिश की उसको, वो क्योंकि रिज़ेम्बलेंस थी दोनों की, तो उसने अपने कपड़े उसको पहनाए, उसको उसके कपड़े खुद पहने, और मिस्टर जार्विस लॉरी और जो इसका दोस्त था आई थिंक बरसात, उसके साथ मिल के इसको वहाँ से निकाला और वो उसको ले गए और ये वहाँ पे फँस गया। तो इसका वो उसका जो है वो सेल्फ सैक्रिफाइस में आ जाता है, लेकिन चार्ल्स डार्ने को उसने रिकॉल टू लाइफ वाला जो है ना ये इस थीम में आ जाएगा इसका ये पॉइंट। ठीक है? ठीक है। ठीक है, एक रिकॉल टू लाइफ अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप बता सकते हैं। रिकॉलिंग टू लाइफ उसकी भी हुई मिस्टर पॉलन, उसका कैरेक्टर मैंने आपको बताया था मिस्टर पॉलन, जो लोगों को प्रोफेसी के तौर पे कहता था कि लोगों का अब ऐसा वक़्त, तुम लोगों का तो ऐसा वक़्त आने वाला है कि तुम लोगों को घास खानी पड़ेगी, मतलब तुम्हारा भूखे हाँ रहने का जी। टाइम आ रहा है, ठीक है? इस तरह की बातें उनको पर सुनाता था। इसको तो एंड पे मार देते हैं ना? हाँ, लेकिन ना डराते हैं इसको ये डराता था लोगों को, और मतलब इसको इस चीज़ में इसको मज़ा आता था। और ये जो है ना ये सिनिस्टर भी था, मतलब ये ना जानबूझ के ये लोगों को कहते हैं ना कि वो बस स्टैंड में डाल दिया करता था, ठीक है? जो भी अगेंस्ट किसी को जाते हुए देख लेता था ना, तो ये बस स्टैंड में डाल देता था। तो इसने क्या किया कि इसको पता था मेरे पीछे जो है रिवॉल्यूशनरीज़ सारे लग गए हैं, ठीक है? पब्लिक मेरे पीछे है। तो इसने क्या किया, इसने अपनी मौत का झूठा बहाना बनाया, ठीक है? मौत का झूठा बहाना बनाया कि मैं मर चुका हूँ, और इसने जो है ना ये शो करवाने की कोशिश की और न्यूज़पेपर में डाल दिया कि मिस्टर फॉलन की डेथ हो गई है और वगैरह-वगैरह, और छुप गया। लेकिन इसको जो है ना वो रिवॉल्यूशनरीज़ में से किसी पब्लिक में मिसेस डिफार्ज ने आई थिंक अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू जो है ना इसको फाइंड आउट कर लिया था कि ये ज़िंदा है, और इसका फिर सर काट दिया था खुद। तो इसका जो रिकॉलिंग टू लाइफ इसकी वहाँ पे हुई जहाँ पे इसने ये अपना डेथ का बहाना किया और उसके बारे में सच पता चल गया ये ज़िंदा है। तो इसकी रिकॉलिंग टू लाइफ इस सेंस में आता है। ठीक है? फिर ठीक है। रिकॉल टू लाइफ में एक कैरेक्टर आता है क्लाय का। ठीक है? रॉजर क्लाय है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रॉजर क्लाय का कैरेक्टर। ठीक है? रॉजर क्लाय ने भी अपनी मौत का झूठा बहाना बनाया था, और इसने अपना फ्यूनरल भी कराया था झूठ-मूठ का, और जो कॉफ़िन होते हैं ना, कॉफ़िन जो जिसमें क्रिश्चियंस जो है जो मर जाता है उसकी जी, बॉडी जी, को डाल के उस बॉक्स में, और बॉक्स समेत वो ज़मीन में दफ़न करते हैं। ठीक है? जी। उस बॉक्स को कॉफ़िन कहते हैं ना, तो इसने अपना जो है ना हुँ, वो बहाना इस तरह से किया कि वो डब्बे में इसकी लाश है और उस कॉफ़िन को ज़मीन में दबाया, और देखने वालों को ये पता था कि इसमें रॉजर क्लाय की लाश है, जबकि उसमें पत्थर, ईंटें और मिट्टी वगैरह डाली हुई थी। तो ये इसकी रिकॉलिंग टू सही। लाइफ तब हुई जब जो जेरी क्रंचर है, अगर आपको याद हो, क्रंचर, ठीक है? अब ये जेरी क्रंचर जो है ना, ये क्या करता था कि ये काम करता था डिगिंग का, ठीक है? अगर आपने पढ़ा हो, ठीक आपको है। पता है इसका? नहीं। जेरी क्रंचर जो है ना डिगिंग का काम करता था, और डिगिंग मतलब ये कब्रें, जो नया बंदा मरता था ना, उसकी कब्र रात हुँ, को खोद के चोरी-छुपे, इसकी फैमिली को भी नहीं पता था कि ये क्या काम करता है, इसके बेटे और बीवी को भी नहीं पता था।
उनको इसने इतना बताया हुआ था कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और बहुत ही मेरा अच्छा बिज़नेस चल रहा है। किस चीज़ का बिज़नेस है ये उनको नहीं पता था। लेकिन जेरी क्रंचर का जो बेटा है ना, उसने अपने बाप पे एक दफ़ा नज़र रखी थी। ये घर से कह के मैम निकला। इसका नाम जर्मिया क्रंचर नहीं था? कौन-सा? जर्मिया, नहीं, ये जेरी जो आप अभी क्रंचर। कह रही हैं, जेरी जेरी। हाँ जी, जेरी क्रंचर इसका नाम था। तो इसने क्या किया कि घर से निकला जिस रात इसको पता चला कि रॉजर क्लाइव की लाश जो है कब्रिस्तान में दफना दी गई है। उस रात को इसने जी। उस रात को इसने प्लान कर लिया कि मैंने इसकी लाश निकाल के, ये इसका काम ही ये था कि डिगिंग करता था, लाशें निकालता था जो नई-नई लाश दबाई जाती थी, दफनाई जाती थी। उसकी लाश निकाल के सर्जन्स को बेच जाता था और वो सर्जन्स जो है ना उसके बॉडी पार्ट्स को यूज़ करते थे। मतलब उसके अंदर के जो अज़ा है ना, जिसको जैसे किडनीज़ हो गई या आँखें हो गई या इस तरह के ना यूज़ करते थे पार्ट्स। तो इसको पैसा जी। मिलता था। तो इसने क्या किया कि इसने कहा मैं रॉजर क्लाइव की भी लाश जो है ना वो चोरी करूँगा रात को। इसने प्लान कर लिया और घर पे ही ये कह के निकला कि मैं फ़िशिंग के लिए जा रहा हूँ। और अपनी बीवी को कहता था कि तुम जो है ना वो मेरे अगेंस्ट दुआएँ करती रहती हो, क्योंकि वो जब भी घर जाता था ना तो उसकी वाइफ़ दुआएँ कर रही होती थी, कुछ प्रे कर रही होती थी। तो उससे कहता है कि तुम दुआ में जो है ना मेरे खिलाफ दुआएँ करती हो, तो मैं तुम्हें जो है ना वो, इसलिए उसको ना मारता-पीटता था अपनी बीवी को। तो उस रात भी वो कह के निकला कि मैं फ़िशिंग के लिए जा रहा हूँ। तो उसके बेटे को उसमें शक हो गया। उसके बेटे ने जेरी क्रंचर का पीछा किया कि ये कहाँ तक जाता है। जब उसने देखा कि ये तो डिगिंग कर रहा है और ये लाश निकाल रहा है वगैरह-वगैरह, उसका बेटा डर गया और डर के मारे भागता हुआ अपने घर पहुँचा, अपनी माँ को बता दिया कि मेरा बाप मतलब इस तरह की हरकतें कर रहा है, और वो डर गया बहुत ज़्यादा ना। तो जेरी क्रंचर, उसको क्या पता चला कि उसने जब वो कॉफ़िन निकाला तो उसपे पत्थर और मिट्टी थी और कुछ भी नहीं था। तो जो है ना यहाँ से फिर उसको पता चला कि रॉजर क्लाइव जो है वो ज़िंदा है, और फिर ये बात उसने जो है ना बरसात को भी बता दी थी और जो सिडनी कार्टन है उसको भी इन्फॉर्म कर दिया था। और जेरी क्रंचर का ये है कि ये एट द एंड जो है ना ये मतलब सीधे रास्ते पे आ गया था। मतलब उसको पता चल गया था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ और ये गुनाह है, ठीक है? क्योंकि उसका बेटा उससे नफ़रत करने लग गया था, उसकी बीवी भी। तो फिर उसने जो है ना वो मतलब एक सीधे रास्ते पे आ गया था। तो ये जो रॉजर क्लाइव का जो है ना रिकॉल टू लाइफ होगा कि इसने अपने मौत का झूठा बहाना किया था, फ्यूनरल करवाया था अपना। मतलब आपने पूरी डिटेल में बताना है, आपने सिर्फ़ एक इवेंट, 1-2 बातें नहीं करनी है 2 लाइनों में। आपने डिटेल बतानी है कि इसने जो है ये अपने मौत का झूठा बहाना किया, अपना फ्यूनरल करवाया, फ्यूनरल में वो कॉफ़िन के अंदर इसने पत्थर ईंटें डाल दी थी और दफना दिया था इसको। लेकिन इसको डिस्कवर किया जेरी क्रंचर ने, जिसके बाद में पता चला था कि क्लाइव ज़िंदा है। और फिर उसको ढूँढ ठीक लिया है। था, उसको बरसात ने ढूँढ लिया था और उसको जो है ना वो फिर मतलब सबको पता चल गया कि ये ज़िंदा है। तो इसकी रिकॉलिंग टू लाइफ में इसका आ जाएगा, ठीक है? उसके अलावा भी आप बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, लूसी का भी आ सकता है जिसको मैडम डिफॉल्ट ने एट द एंड ऑफ नॉवेल उसको अटैक करने की कोशिश की तो मिस क्रोस बीच में आ गई थी और गन शॉट लग गया अनफॉर्चुनेटली मैडम डिफॉल्ट को। तो अगर ना लगता तो हो सकता है वो गन शॉट लूसी को वो लग जाता, अगर मिस क्रोस उसको ना बचाती। तो वो उसको जो है वो गोली लग सकती थी, लेकिन वो बच गई मिस क्रोस की वजह से। तो उसकी भी रिकॉल टू लाइफ ठीक है। हुई थी, ठीक है? उसके अलावा हुँ। और कोई थीम जो रह गई हो जो ना समझ आई हो आप लोगों को? सेल्फ सैक्रिफाइस मेन तो यही सेल्फ सैक्रिफाइस है। सैक्रिफाइस में डॉक्टर मैनेट का आ जाता है जिसमें उसने एवरमॉन्ट्स के अगेंस्ट जाने की कोशिश की थी। तो 18 साल जो उसने वो बस्टाइल में ट्रैप होकर गुजारे, वो उसकी सेल्फ सेक्रीफाइस थी कि अपने आप को उसने सेक्रीफाइस कर दिया एक सच के अगेंस्ट स्टैंड लेने के लिए उसने कोशिश की और उसके पीछे उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया था। मतलब उस ऐसा उसका वो जाना, मतलब वो दबाया नहीं था, वो सप्रेस नहीं हुआ था एवरमॉन्ट्स के थ्रू। उनके अगेंस्ट आने की कोशिश की और एवरमॉन्ट्स ने उसको उठा के बेस्ट टाइम निकाल दिया। ये इसके सेल्फ सेक्रीफाइस रहेगा। उसके बाद ठीक है। उसका कैरेक्टर तो आता ही है सिडनी कार्टन का, ठीक है? उसने जी। जो है हाँ जी, उसने लूसी के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस किया था, ठीक है? लूसी एक तो उसके पीछे 2 रीज़न थी। एक चार्ल्स डार्ने उसका बेस्ट फ्रेंड था सिडनी कार्टन का ये। सेकंड जो बेसिक रीज़न थी जिसकी बेस पे उसने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था उसके लिए, वो ये थी कि उसने कहा था लूसी को कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर देगा। वो उससे कोई भी कुर्बानी माँगेगी तो वो उसे कुर्बान कर देगा अपनी ज़िंदगी को। हालाँकि लूसी ने उसे ये ऐसा करने के नहीं कहा था, लेकिन वो लूसी को खुश रखना चाहता था। वो उसे प्योर मोहब्बत करता था प्योरली।
तो उसने उसकी मोहब्बत की खातिर उसके हस्बैंड के लिए ये काम किया। मतलब यहाँ पे वो अपने दोस्त के लिए नहीं बल्कि लूसी के हस्बैंड के तौर पे चार्ल्स की मदद की और अपने आप को सैक्रिफाइस किया। ठीक है। सही, देन ठीक है। और कौन-सा कैरेक्टर आ जाता है सेल्फ सैक्रिफाइस में? फिलहाल मेरे ख्याल से यही है और थीम्स भी बेसिकली एट दिस इतनी ही होंगी। ठीक है। तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जी, गया आपका। आप भी जाओ रेस्ट करो। ठीक है। और ठीक है। लेट मी नो कि देखिए मैं खुद मेरी थर्सडे से लेके संडे तक 11 o'clock से लेके 5:30 पर डे मेरी क्लासेस थी। 4-4 क्लासेस 5-5 हमने ली हैं बीएससी की। तो उनको सारा सिलेबस हुँ, कवर करवाया है। तो मतलब मेरी आज बिल्कुल भी मूड नहीं था आपकी क्लास लेने का, लेकिन मुझे इस बात की फ़िक्र थी कि आप लोगों का सिलेबस बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगा। तो नहीं अभी ग्रुप में सबसे बात करके ना तो एक दिन रख लेते हैं, फिर उस रख दिन लें। आपने जो क्लास पढ़ाना। हाँ, जी? और कोशिश ये करें कि ड्यूरिंग वीक अगर रख सकें ना, मतलब संडे से पहले-पहले या अगर संडे कोई मेरे ख्याल से पॉसिबल होगा कि फिज़िकल क्लासेस का ना पॉसिबल होगा। हुँ, तो दुआ करें कि पॉसिबल हो, फिर उसमें मैं आपको 3-4 टॉपिक एक ही क्लास में कवर करवा दूँगी। इतना इसमें ना बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है इस नॉवल में, ये जो भी हमने ठीक है। पढ़े ना बच्चे से टॉवर, हुँ, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है डिटेल्स में। सिर्फ बैकग्राउंड ठीक है, है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और ये चर्च का बैकग्राउंड है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक ठीक है। ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग सब जाओ रेस्ट करो, तो अपना ख़्याल रखो। ठीक है। विल सी यू ओके सून मैम, आप भी इंशाल्लाह। हाँ जी, इंशाल्लाह, थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच। इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ अल्लाह हाफ़िज़।